महसूस हो रही है। आप सबका फोकस स्टेज पे स्क्रीन पे था, तो ये बहुत मोटिवेटिंग क्लास मिली है मुझे, वो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को बहुत टाइम बाद देखकर। इन सब मोटिवेशन की दो वजह हो सकती हैं। एक, सर का पढ़ाने का स्टाइल बड़ा अच्छा तरीका है। मैं भी क्योंकि वहाँ से वीडियो बनाता हुआ आया था, मैं देख रहा था कि बहुत अच्छे से टॉपिक को सर कैप्चर कर रहे थे, और अगर मैं भी एज स्टूडेंट होता तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मेरा क्लास का होता, जो मैंने खुद देखा। अच्छा, हम इस पे आते हैं टॉपिक पे। क्विज आपका होने वाला है, सर ने बता दिया है, क्विज क्लास में हो जाएगा। इस बार हम क्विज में ना वो क्यूरियोसिटी नहीं लेकर आएंगे जो आपको पहले होती थी, कि आप इतना कर करके थकी गए होंगे, अभी भी है कि क्या होने वाला है, फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। कोई सवाल ऐसा तो होगा ही नहीं, तो बचे ही नहीं होगा ना, इतने दिन हो गए, अब तो यूज टू हो गए होंगे आप लोग। दूसरा ये कि क्विज होगा क्या, हमारे पास जो स्टेप्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले मतलब हम अगर आते हैं कहाँ पर आते हैं, पैन यूनिवर्सिटी पे, और पैन यूनिवर्सिटी पे हमारे पास कौन सा वाला टॉपिक होता है, लर्न एनालिटिक्स, ये हमारा फ्यूचर का टॉपिक होगा। और अभी हमारा फोकस क्या है, अभी हमारा फोकस क्या है, पाइथन। और पाइथन में स्पेसिफिक फोकस क्या है, वर्ल्ड लेवल का बेस्ट प्रोग्रामर बने पाइथन में। अब उसकी रीजन है, अगर मैं पाइथन के नहीं आता हूँ, कौन से वाले स्टेप पे आऊँगा, लर्न मॉडर्न एआई पाइथन, और स्टेप नंबर 0 पाइथन कॉलेज पे। पाइथन कॉलेज पे जब मैं आऊँगा, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले जितने स्टेप्स हैं, मतलब स्टेप नंबर 11 तक आपका क्विज होगा। क्विज बड़ा बेसिक होगा, आपके क्लास में ही बैठे बैठे होगा। आप लोग को इसकी एप्लीकेशन क्लास में बैठे हुए लॉग इन करेंगे, कुछ लोग लैपटॉप से करेंगे, कुछ मोबाइल से करेंगे, और क्लास में बैठे बैठे 15-20 मिनट में आपका क्विज हो जाएगा, फिर हम क्लास कंटिन्यू कर देंगे। प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट क्लास के बाद वाली क्लास में होगी, ये प्रोबेबिलिटी है, वो आपको क्लास सर बता देंगे जब भी हो, तो टेंशन नहीं लेना। किसी भी टाइम आपको पता लगे हमारा क्विज है, आप बैठेंगे लॉगिन करेंगे, उसमें कोई इतना मसला भी नहीं है। और प्रोग्रामर की नहीं है, आपकी क्विज एक असेसमेंट होती है कि उसको पता होता है कि क्या सवाल आया, मैंने क्या जवाब दिया, गलत भी हो गया तो मसला नहीं है। टॉपिक क्या क्या होंगे, अगर हम यहाँ पर आते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने लोगों को क्लियर है, डेटा टाइप्स माशाल्लाह, क्या है डेटा टाइप्स? लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, XYZ चले, बहुत अच्छी बात करी आपने, लिख देते हैं यहाँ पर। टीचर नेम, हम कोई भी नाम लिख देते हैं। संडे करना, अब इसको डेटा टाइप क्या दूंगा, स्ट्रिंग दूं, तो ये स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर हमारे पास, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, श्योर हो जाए एक बार। कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्ट्रिंग सिर्फ डेटा टाइप है? हमारे कॉन्फिडेंस से एग्री करें ना, चार हाथ उठा के खड़े नीचे आ रहे। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं स्ट्रिंग सिर्फ डेटा टाइप है? और कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं, नहीं भाई स्ट्रिंग डेटा टाइप में आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो डेटा टाइप नहीं है, वो तो हम यूज कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को एग्री करते हैं? आप कौन सा समझे, स्ट्रिंग क्या है, क्या बताया था आपने, स्ट्रिंग क्या है, क्या है, अचानक नाम के जैसे हो गया, क्या बताया आपने क्या बताया था, क्लास। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है। डेटा टाइप तो हम बोल रहे हैं ना, हमारे लिए डेटा टाइप है, हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होती है, लेकिन ये वाला str क्या है, ये वाला str क्लास है। स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये बात सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये str क्या है, क्लास है। अब ये क्लास क्यों है, नॉर्मली जब आप स्ट्रिंग बनाते हो तो स्ट्रिंग इस तरीके से बनता है, ये बात तो आपको मालूम होगी। अब ये स्ट्रिंग क्या थी, क्लास थी, क्लास को कॉल करते हैं ना, क्लास को हमने कॉल करा, उसमें हमने कोई ना कोई आर्गुमेंट पास कर दिया, और वो आर्गुमेंट हमें मिल गया। अब हमारी ये वैलिडेशन थी, हम ये चाहते थे कि ये जो डेटे का ऑनर है उसी का डेटा है, कोई और ना है। मतलब ये अगर स्ट्रिंग से क्रिएट हो रहा है तो इसका पेरेंट कौन हो गया, इसका क्रिएटर कौन हो गया, स्ट्रिंग। तो अगर इसका क्रिएटर कोई बोले इंटीजर है तो हम मना करते हैं, इसका क्रिएटर तो स्ट्रिंग है। जैसे माइक का क्रिएटर है HTTZ, अगर मैं कहूँ इसका क्रिएटर जो है HTTZ है, HTTZ वाला माइक लाओ, तो मेरी डेटा टाइप क्या होगी,
HDZ की होगी, HDZ का माइक होगा तो सही है, अदरवाइज तो गलत है। तो इसका मतलब ये तो कंपनी है, लेकिन मैं इस कंपनी को एज क्या यूज़ कर रहा हूँ, डेटा टाइप, क्योंकि मैं वैलिडेशन करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास चीज़ सही आ रही है गलत आ रही है। तो स्ट्रिंग जो ये क्लास है, इस क्लास से चीज़ होने वाली जो क्रिएट हो रही है, हमने कहा उसकी टाइप क्या होगी, वही क्लास होगी। तो उस क्लास को हमने टाइप यूज़ कर लिया। क्या हम अपनी कस्टम टाइप बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? अब अपनी क्लास बना दी, नाम लिख दिया टीचर, और इसके अंदर इनहेरिट कर लिया स्ट्रिंग को, और इसको ब्लैंक कर दिया, पास का मतलब ब्लैंक होता है। तो क्या ये टीचर में डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से? चलेगा ये? कोई एरर नहीं आएगा? अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ टीचर नेम, कोई एरर नहीं आएगा उसका? एग्री कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, मैंने कुछ कोड लिखा है, कोड चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, चला के देखता। चल गया। डेटा टाइप क्या यूज़ करिए मैंने? तो टीचर क्या है? टीचर का डेटा टाइप है, टीचर क्लास है। स्ट्रिंग क्या है? बस ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि डेटा टाइप जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग एक क्लास है, उस क्लास का इंस्टेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैं बैक करूँ वापस आ जाऊँ, वापस से पुराने वाले कोड पर आ जाऊँ, ये कोड तो समझ आ रहा था? अभी स्ट्रिंग ये किससे क्रिएट होता है? स्ट्रिंग की क्लास है। तो जो चीज़ स्ट्रिंग की क्लास से क्रिएट होती है, अगर हम उसका चेकर लगा दें कि स्ट्रिंग इसकी टाइप है तो सही होगा ना? तो उसका मतलब क्लास को हम एज डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो आप अपनी कस्टम क्लास बनाओ, उसको एज कस्टम डेटा टाइप यूज़ करो। उससे फ़ायदा क्या हुआ, अगर उस क्लास से डेटा आ रहा है तो वो सही है, वरना फॉल्स हो जा रहा है। एग्री कर रहे हैं? इस कोड में, इस सिंटैक्स में, इस कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है? ठीक है। दूसरा सवाल, मुझे ये बताया अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लिख दूँ, एरर आएगा नहीं आएगा? एरर आएगा। अभी एरर आना चाहिए। कितने लोग एग्री कर रहे हैं एरर आना चाहिए? कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं एरर नहीं आना चाहिए? न्यूट्रल, आप लोग न्यूट्रल क्यों हैं? मैच खेलने जाते हैं कभी या मैच देखने जाते हैं? एक पार्टी का साथ देना होता है। ऐसा तो नहीं करते कि फुटबॉल का मैच देखने गए, जिसने गोल मारा वो तो हमारी पार्टी। दो टी शर्ट पहनते, जो जीता उसकी टी शर्ट खींच के, वो तो बाहर मार खाने से बचे रहोगे, तो बाहर लोग पकड़ लेंगे, क्या होगा? सही है, इतना तो कर सकता है ना बंदा, फिटनेस फिटनेस तो कर सकता है। ठीक है, तो भाई एक पार्टी का साथ देना है ना? मुझे बताया एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं एरर आएगा? कितने लोग कह रहे हैं नहीं आएगा? ये तो 50-50 हो गया है। तो चलो मैं चला के देखते हैं, एरर तो नहीं आया। आप इसके दो मुझे मतलब मिले। पहले मैं सवाल पूछूँ, अगर मैंने इंटीजर टाइप लिखी, टाइपस्क्रिप्ट का आपका बैकग्राउंड है, टाइपस्क्रिप्ट में आप गलत टाइप लिखते थे एरर आता था? पाइथन में गलत टाइप लिखने एरर क्यों नहीं आ रहा? आपने जाके सर्चिंग करी है क्यों नहीं आ रहा, और क्या करना चाहिए मुझे, किस तरीके से मुझे ये भाई टाइप लिखने का फायदा क्या है जब वो चेक ही नहीं कर रहा? सर हमने क्लास चेंज करी है ना। तो आपने क्या करना पड़ेगा कि मुझे टाइप चेक करें? टाइप इंट के साथ ब्रैकेट में टाइप ऑफ तो चले चेकिंग, वो तो अलग से कोड लिखना पड़ेगा ना। मैंने यार लिख तो दी टाइप, बात तो यही हो जानी चाहिए ना। टाइप स्ट्रिंग में अलग से टाइप लगा देते तो खुद ही एरर पकड़ लेता था। तो वो कैसे करेंगे टाइप स्ट्रिंग हम? नहीं, क्लास वाला तरीका है, वो तो कस्टम हो गया ना। स्ट्रिंग ये इंटीजर है, ये भी तो पाइथन ने बनाया ना, ये भी तो टाइप हो गई ना, ये भी तो क्लास हो गई ना। इंटीजर खुद भी तो सेल्फ क्लास है। तो टाइपस्क्रिप्ट में भी यही था, टाइपस्क्रिप्ट में भी इंटीजर और स्ट्रिंग क्लास होती थी। आपको क्या लग रहा है उसमें टाइप थी, उसमें भी क्लास थी? तो मुझे ये बताया, किसी ने जाके सर्च करा कि अगर मैं गलत टाइप लिख रहा हूँ एरर आ रहा है तो मैं क्या करूँ, एरर मतलब गलत टाइप लिखने में एरर आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? स्ट्रिंग चेकिंग कैसे करें? स्ट्रिंग चेकिंग सवाल का जवाब आया मेरे पास, स्ट्रिंग चेकिंग नहीं है। स्ट्रिंग चेकिंग कैसे करें?
जवाब सही है। और बताएं, नंपाई नहीं, नाम कुछ और है, और नाम फिक्स कर दिया हमने, नाम उन्होंने बताया ना कोई। और माई पाई, तो माई पाई पक्का? कितने लोग कह रहे हैं माई पाई? माई पाई वाले कितने? 1%, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब आपकी क्लास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो टीचर कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी आपकी कोई सेल्फ रिसर्च नहीं है। उसकी रीज़न, ये सवाल मैं नहीं पूछूंगा कि पाइथन वाले से, आप टाइवर्स का बैकग्राउंड है, आपसे ये सवाल पूछना बनता है, क्योंकि टाइवर्स में गलत डेटा टाइप का एरर आता है और आपके पास गलत डेटा टाइप का एरर नहीं आ रहा। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं लिख क्यों रहा हूँ, टाइप का एरर नहीं आ रहा, तो मैं लिखूँ ही नहीं, या मैं लिखूँ तो फिर वो चेक करें, और नहीं चेक करने के पीछे रीज़न क्या है, मैं उसको एक्सप्लोर करूँ या उसको कोई जवाब लाऊँ, या एटलीस्ट मेरे पास रीज़न हो कि भाई मैंने जाकर रिसर्च करी थी, मुझे ये 2 चीज़ें मिली थी, मैंने चलाई नहीं, वो पता नहीं। तो ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी है कि भाई ये क्यों डेटा टाइप चेक नहीं कर रहा। आप लोगों में क्यों ये क्यूरियोसिटी नहीं आई? कुछ लोगों में आई, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था मुझे। नहीं, बात एक ही है, जैसे लिखते हैं वैसे लिखते बात। भाई ने बताया कि सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज कर लें, लेकिन बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखे हैं वैसे लिखे हैं, मसला इसमें नहीं है, मसला कंपाइलर। आप टाइप्स पे जो कंपाइलर चेक कर चलाते थे ना, TSC, वो चेक करता है, हमारा कंपाइलर चेक नहीं करता। हमारे पास 2 ऑप्शन, अगर हम यहाँ टाइप लिखते हैं, जवाब ये इंटेलिजेंस जो VS कोड लेवल पे आ रही होगी वो हमें बता देंगे। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा है तो वो मुझे स्ट्रिंग के फंक्शन दिखाती है, ऐसा होता है ना। अगर मैं टीचर्स नेम के आगे डॉट लगाऊंगा, देखें दिखा रही है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वाले दिखा रही है या इंटीजर वाले दिखा रही है? ये इंटीजर वाले दिखा रही है, बिट काउंट, बिट लेंथ, XYZ, नोमिनेटर 2 बाइट्स, समथिंग समथिंग। और अब अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, स्ट्रिंग कैपिटलाइज आ गया। एक तो ये फायदा, आप बोले टाइप लिखने का फायदा ये, VS कोड की इंटेलिजेंस मेरी बड़ी हेल्प करती है, डॉट लिखता हूँ सारी चीज़ें बता देती है, एक फ़ायदा तो ये आ गया। कंपाइलेशन लेवल पर कोई फ़ायदा? कंपाइलेशन लेवल में फ़ायदा हो सकता है अगर ये कोड में चलाऊँ इस तरीके से, देखो मैंने इसमें इंटीजर करा, गलत करा। अभी का कोड सिंपल है, 2 वेरिएबल बने हैं, पहला वेरिएबल इंटीजर है लेकिन वैल्यू स्ट्रिंग है, दूसरा वेरिएबल इंटीजर है लेकिन वैल्यू कॉपी हो गया ऊपर वाली, वो प्रिंट हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। इंटेलिजेंस वाला बात तो समझ में आ गई, जो VS कोड ऑटो सजेशन देता है, ऑटो कंप्लीट करता है, वहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन करने के लिए मैंने टर्मिनल खोला, रिफ्रेश करा, होपफुली नज़र आ रहा होगा सबको, पाइथन app.py चलाया, इसका मतलब इस कंपाइलर में मसला है, ये कंपाइलर चेक नहीं करता। अब इसके लिए आपके पास एक टॉपिक है, आपने जाके खुद सर्चिंग करनी है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। पैकेज एक इंस्टॉल होता है माईपाई, जिस तरीके से नोट.js में हम पैकेज इंस्टॉल करते थे, कौन सी कमांड होती थी? npm इंस्टॉल और पैकेज का नाम। यहाँ पर क्या कमांड है? पिप इंस्टॉल और पैकेज का नाम माईपाई। जैसे ही आप ये लिख के इंटर करेंगे माईपाई इंस्टॉल हो जाएगा, मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, और मैं माईपाई से इस तरीके से अपना कोड चलाऊंगा, और इसने क्या करना है? एरर शो करना है। एरर आ गया, मैं बता देता हूँ, कमांड लिखी हुई है आपके पास, जो कोड आपको नजर आ रहा है, इसको कोड को मैंने पाइथन से चलाया। मेरे पास पाइथन कहाँ से आई थी? पाइथन मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करी, जिस तरीके से हम नोट.js इंस्टॉल करते थे वैसे मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, पाइथन इंस्टॉल हो गई। पाइथन मेरे पास कौन सी नाम से चल रही थी? PYTHON। आप में से हो सकता है किसी के पास नाम थोड़ा चेंज आ रहा हो, पाइथन 3 आ रहा होता है, किसी के पास 3.12 आ रहा है, उसका मसला नहीं। ये क्लियर है, इसमें कोई सवाल? पाइथन इंस्टॉल करी, पाइथन से कोड चला लिया। हमें पाइथन के कंपाइलर में एक प्रॉब्लम मिली, क्या प्रॉब्लम मिली? टाइप चेक नहीं करता। तो हमें पता लगा है जस्ट इन टाइम कंपाइलर में प्रोवाइड करता है, क्या नाम है उसका? जैसे हमारा टाइप था TSC, हमने उसको इंस्टॉल कैसे करा माईपाई को? पिप इंस्टॉल माईपाई। और अब हमने पाइथन के बजाय माईपाई से जब अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करा तो उसने एरर डिटेक्ट कर लिया। क्या डिटेक्ट करा उसने एरर? आपने टाइप गलत दिया। और जब मैं इसकी टाइप सही करता हूँ, मैं वापस से स्ट्रिंग की क्लास लिखता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग की क्लास लिख दी। अब चलाएं, अब
एरर नहीं आया। टाइप तो सिर्फ मैंने क्या चेंज करा? जस्ट इन टाइप ये क्या कंपाइलर। है? ये कौन सा कंपाइलर? जस्ट इन टाइप। तो ये चलते वक्त टाइप चेक करेगा। टाइप कंपाइलर नहीं एग्जीक्यूट भी होता है पाइथन में, एग्जीक्यूशन यही होती है। हाँ वो वाला कंपाइल करा खाली, एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन। तो आपके पास लेकिन ये टाइपस्क्रिप्ट से मैच नहीं करना। टाइपस्क्रिप्ट बहुत एडवांस कंपाइलर है, मायपाई को मैच नहीं करना। मायपाई सिर्फ आपको ये फैसिलिटी दे रहा है जो आपको नजर आई है। ये समझाने के लिए मैंने बात करी है। टाइपस्क्रिप्ट जो होता है इंटरप्रेटर था, ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब आपके पास ये वाला टॉपिक समझ में आ गया टाइप वाला। अब आपसे आप बोलोगे स्ट्रिंग क्या है? क्या है स्ट्रिंग? है क्लास है। उस क्लास का मतलब डेटा टाइप यूज करते हैं क्योंकि हमें ये बताना होता है कि जो डेटा है ये इस क्लास से आया है, इस क्लास का इंस्टेंस है या इस क्लास की कॉपी है या इस क्लास से बन के आया है। ये क्लास जो है इस स्ट्रिंग का क्रिएटर है, तो ये हमें बताना होता है, इसलिए हम डेटा टाइप लगाते हैं। समझ गए? अब वापस आते हैं। डेटा टाइप हो गया टॉपिक। ऑपरेटर्स क्या क्या नाम है ऑपरेटर्स के? आप लोगों ने जो नाम बताया ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट में लिमिटेड ऑपरेटर्स है, पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं। आप जाके सर्चिंग करें, आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो एक सर्चिंग कर लेना अपनी नॉलेज के लिए, ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो पता हो कि ये भी कुछ एग्जिस्ट करता है, मैं इसको इस्तेमाल करूँ। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या है? ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। स्ट्रिंग कास्टिंग क्या है? एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है? कैसे एक्सप्लिसिट है? ये आपके पास डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, ये क्या हुआ हुआ? कैसे हुई? str की क्लास दे दी, तो ये एक्सप्लिसिट है इम्प्लिसिट है? कैसा एक्सप्लिसिट है? रीजन बताएं। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या? डिक्लेरेटिव है नॉन डिक्लेरेटिव है? डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर मैंने कहा, मैंने बताया, मैंने इसको डिक्लेयर करा कि भाई ये वाला कलर है, ऐसा है ऐसा है। तो डिक्लेरेटिव क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। और नॉन डिक्लेरेटिव मतलब मैंने डिक्लेरेटिव नहीं करा, इम्प्लिसिट हो गया। ठीक है, तो ये 10 ग्रामर है इंग्लिश की, 2-4 वो आपको मिल जाएंगे। वापस आते हैं। चलो ये वाला टॉपिक तो इतना मसला आपके नहीं। कंट्रोल फ्लो, इसमें क्या है? कंट्रोल फ्लो हमने नहीं देखा है, लेकिन एक्सप्लोर तो करा होगा ना किसने, क्लास में नहीं पढ़ा हमने। क्या लग रहा है नाम से? फॉर लूप, कंडीशंस, इफ एल्स। अच्छा, फॉर लूप, कंडीशंस, इफ एल्स तो पता है ना आपको क्या होता है? वो होता है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो उसको क्यों बोला जाता है? बहुत सारी रीजन है, मैं आपको बहुत शॉर्ट बताऊंगा ताकि आप कभी भूलें नहीं। सपोज कर रहे हैं मेरे पास कोड है, मैंने बहुत सारा कोड लिख दिया। ये बात तो सब जानते हैं कि पाइथन जो है वो कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की क्या ब्यूटी होती है? क्या नजर आ रहा है? इंटरप्रेट होती है इस तरीके से। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसको इंटरप्रेट बोलते हैं, प्रोसेस को लाइन बाय लाइन चलती है। ये ब्यूटी है ना। तो जहाँ पर क्रैश हो यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जो स्क्रिप्टिंग है, इस स्क्रिप्टिंग में जब आपने कंट्रोल फ्लो करना होता है, कंट्रोल फ्लो कैसे होगा? अब आप तो कहेंगे यार स्क्रिप्टिंग तो सब चला रहा है। अब आपने यहाँ पे इफ लिखा, इफ को कोई कंडीशन दी, कोई भी कंडीशन देगा आपने प्रिंट करवा लिया, फिर आपने एस लिखा। देखे जाए तो जावास्क्रिप्ट वाले सिंटेक्स से सिर्फ ब्रैकेट हट के ब्लॉक आ गया, इंडेंटेशन आ गई। जावास्क्रिप्ट में यही होता था, ब्रैकेट होते थे, यहाँ पर कॉलन आ गए और कॉलन से शुरू में इंडेंटेशन आ गई। बस ये फर्क है। अब ये जो इफ एल्स मैंने लिखा हुआ, इस पर कंट्रोल फ्लो कैसे काम करेगा? इंटरप्रेट होता हुआ आ रहा है, देखें चलता हुआ आया, जैसे यहाँ पर आया कंट्रोल फ्लो लिख गया। कंडीशन चेक करी, अगर ट्रू है तो क्या चलेगा? ये वाला। अगर फॉल्स है तो क्या चलता? नीचे वाला। दोनों हेलो वर्ड, चलो एक को हेलो कर लेते हैं, एक को वर्ड कर लेते हैं। अगर ट्रू है तो क्या चला? ये वाला। फॉल्स है तो ये चला। इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। मतलब ये कंट्रोल फ्लो जो चलता हुआ आ रहा है, इसको हमने कंट्रोल करा, किसी चीज़ को हमने चलाया, किसी को नहीं चलाया, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंट्रोल फ्लो किससे कंट्रोल होता है? कंडीशन से। फॉर लूप में भी कंडीशन होती है, वो आइटरेटिवली बार बार एक ब्लॉक को चला रहा था, जैसी कंडीशन फॉल होती है रुक जाता है, जब तक कंडीशन ट्रू चलता रहता है।
तो ये कंट्रोल फ्लो होते हैं, मतलब आपने एक फ्लो को कंडीशन से कंट्रोल करके आइट्रेशन में चला लिया या इस तरीके से चला लिया, ठीक है। इसके सिंटैक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात आप गौर से सुन लें, कंट्रोल फ्लो तो चलो समझ में आ गया। आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, अगर आपसे मैं कहूँ आपने प्रोडक्शन लेवल पाइथन डेवलपर बनना है, तो एक सवाल आता है कि बिगनर को प्रोडक्शन लेवल पाइथन डेवलपर नहीं बनाया जाता। इसकी रीज़न ये, अगर मैं कोई सिंटैक्स लिखता हूँ प्रोग्रामिंग में, मेरे पास कोई सवाल होना चाहिए। सवाल क्या है? ये जो मेरा लिखा हुआ कोड है, इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन यूज़र पर्सपेक्टिव से क्या होगी? इसका मतलब क्या है, जो मैंने पानी बनाया है, जो पानी की बोतल है, ये यूज़र जब पिएगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए शक्ल क्या होगी? सही है। मतलब अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो यूज़र उसको कैसे देखेगा, यूज़र उसको ऐसे देखेगा, ऐसे चलाएगा, पता है ना आपको। तो ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, इस कोड का रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा यूज़र के लिए, जो यूज़र इस्तेमाल करेगा मेरे प्लेटफॉर्म को, तो उसके लिए इफ एल्स की क्या लॉजिक काम कर रही होगी। मतलब आपके लिए इफ एल्स क्या खाली सिंटैक्स है, या आपके लिए इफ एल्स एक पूरी लॉजिक है जो आपको पता है कि यूज़र के लिए ये वाला काम कर सकती है? क्या है आपके लिए? क्यों? क्योंकि आप लोग बिगनर नहीं है। आप लोगों को ये मालूम है मेरा लिखा हुआ कोड रियल वर्ल्ड में कैसे चलेगा, यूज़र उसमें क्या डेटा इंसर्ट कर सकता है, यूज़र का डेटा कहाँ पर आके मेरे पास बैकएंड में सबमिट होगा, और उस डेटे के ऊपर मैं क्या काम करूँगा। मतलब अगर कोई क्लाइंट कोई अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट बताए, वो बोले भाई ये बॉटल मुझे सेल करनी है, तो आपको पता है उस बिजनेस रिक्वायरमेंट के पीछे मुझे क्या बनाना है, बनाने के लिए क्या कोडिंग करनी है, ये सवाल का जवाब आपको पता है, तो इसका मतलब आप बिगनर नहीं है। आपके पास जवाब है, इसका मतलब आप कोड कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हो तो सिंटैक्स, आप ये देख रहे हैं ये एक लॉजिक है जो ये काम करके देती है। आपकी नज़र में वो सिंटैक्स नहीं, आपकी नज़र में वो लॉजिक। तो इसका मतलब आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि आप पाइथन के बेस्ट डेवलपर बनो, क्योंकि आप सिंटैक्स की हद तक नहीं, सिंटैक्स से आगे निकल रहे हो। अगर हमें कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, छत डालेंगे 4 लोग रह लेंगे, क्या होता है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग में 50,000 लोगों की सर्कुलेशन हो, आना जाना, तो उसको आप ऐसे बना लेंगे सिंपल तरीके से। उसमें हर एक डिपार्ट इन्वॉल्व होगा, हर एक एक्सपर्ट स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होगा। उस बिल्डिंग को बनाने से पहले मट्टी चेक करी जाएगी, परमिशन ली जाएगी गवर्नमेंट से, अलग अलग स्टेक होल्डर आएंगे, वो अपना काम करेंगे, आर्किटेक्चर आएगा। मतलब बिल्डिंग बनने से पहले सारी प्लानिंग होगी, पहले से पता होगा बिल्डिंग का हाइट क्या होगी, कहाँ पर जाएगा, हवा का रुख क्या होगा, क्या क्लाइमेट है, पानी कहाँ से आएगा, एक्सवाइजेड सब पता होगा। सारी परमिशन पहले से होंगी, स्टाफ पहले से हायर होगा, कंपनी से कॉन्टेक्ट होंगे, भाई इस तारीख को इतने बजे आपने इतने लोग मुझे देने हो, ये काम करेंगे, हर चीज़ पहले से दे, फिर जाके वो बिल्डिंग आप बनाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 50,000 लोग, तो क्वालिटी, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन पैटर्न, आप ये सारे नाम आप रिपीट करना, डिज़ाइन पैटर्न रिपीट करो, पैराडाइम, आर्किटेक्चर, सिस्टम डिज़ाइन, ये सारी नॉलेज आपके पास होगी जब भी एक ऐसी एप्लीकेशन बनेगी जिसमें 50 मिलियन यूज़र का ट्रैफिक है। क्योंकि 50 मिलियन का मतलब है मेरा कोड में छोटी सी गलती पूरा बिजनेस गिरा देगी। 50 मिलियन का मतलब अगर एक बंदा 1 रुपया कमा के दे रहा है, 50 मिलियन का नुकसान हो जाएगा, 2 लोग थोड़ी हैं। तो इसका मतलब कोडिंग के अंदर भी सिर्फ सिंटैक्स काफ़ी नहीं है, सिंटैक्स से पहले पैराडाइम है, डिज़ाइन पैटर्न है, लॉजिक है, रिक्वायरमेंट्स है, वो हैं तो सिंटैक्स आता है बाद में। पहले आपको ये पता होता है मुझे करना है क्या है, फिर आपको देखते हैं कि मुझे करना है ये कौन से वाले काम से किस तरीके से होगा। तो जो सर ने अभी मसल मेमोरी का नाम लिया था थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में, सर क्या बता रहे थे, सर कह रहे थे कि अगर आपको कोडिंग हाथ से लिखना आती है तो आपको याद हो जाती है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक्सपीरियंस हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस होता है खुद ब खुद। तो जब आपको कोई लॉजिक मिलती है तो आप उस लॉजिक से कोडिंग खुद लिखते हो, आप बोलते हैं इस लॉजिक से ये लिखना है, इस लॉजिक से ये लिखना है, आप सिंटैक्स नहीं देखते, आप लॉजिक देखते। तो आप इस पर आपका जो टारगेट है वो ये है कि आपने पाइथन इस लेवल की पढ़नी है कि स्पेस एक्स जो सबसे अच्छा पाइथन के अंडर में लेती है, उस लेवल पर जाकर पाइथन के अंडर को दे सकें या उसके डेवलपर के साथ उसके लेवल का काम कर सकें। तो इसका मतलब सिंटैक्स अच्छा करना है, क्या इसका मतलब सिंटैक्स याद करना है, क्या करना है? इसका मतलब है कि पैराडाइम में वर्किंग करनी है, डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर वर्किंग करनी है, एक कोड को स्केलेबल कैसे बनाए उसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब कुछ सवाल आता है, अगर आप इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू में कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे। आप इंटरव्यू में जाते हैं, नॉर्मली ये लिस्ट एंड टपल, क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड, क्या है ये लिस्ट एंड टपल? लिस्ट एंड टपल क्या है? तो दोनों में और है लिस्ट एंड टपल। आप ये कह रहे हैं टपल स्टैटिक है, लिस्ट डायनेमिक है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं टपल स्टैटिक है, लिस्ट डायनेमिक है? सही बात है ना, इसमें घबराना क्या? टपल में फिक्स नंबर आता है और लिस्ट में जितने चाहे नंबर डाला।
अब रीज़न क्या है क्यों इन दोनों का यूज़ करें? अगर टपल में फिक्स नंबर है, लिस्ट में बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग क्यों बनाया? और इम्यूटेबल और म्यूटेबल है ना नहीं, यूज़ केस क्या है? सर आप कह रहे हैं रीड ओनली डेटा हो, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो, डबल में लिखो। जिस डेटा में फ्यूचर में डेटा इंसर्ट होना है, जैसे मैंने डायरी लिखी, डायरी में डेटा आता जा रहा, लोग आते जा रहे हैं, टेंडर पे लगाते जा रहे हैं, ऐड हो रहा है ना डेटा, तो ये लिस्ट है। जहाँ पर फिक्स डेटा है वहाँ पर डबल है, जहाँ पर डेटा ऐड होगा फ्यूचर में तो वहाँ लिस्ट है। लेकिन मुझे ये बताएं कि जहाँ पर टपल लग रही है वहाँ पर मैं लिस्ट भी तो लगा सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत टपल की? मैं ऐड नहीं कर रहा तो नहीं ऐड कर रहा, तो उसको तो लिस्ट में काम हो जाएगा। सर कोई और भी इंसर्ट ये मैंने लिस्ट बनाई, एक सवाल जवाब, सवाल आपका अच्छा है। आपने कहा इसके अलावा मेमोरी का एक सवाल आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मेमोरी ले रही है, कौन सी चीज़ कम मेमोरी ले रही है, क्योंकि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास डेटा आएगा तो मैं लिस्ट यूज़ करूँगा, अगर डेटा स्टैटिक है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? टपल। लिस्ट में डेटा फ्यूचर में ऐड हो सकता है और टपल में डेटा फ्यूचर में ऐड नहीं हो सकता, तो लिख दिया वो लिख दिया। तो मुझे ये बताएं क्या वो सवाल है जो भी आपने बताया मेमोरी, कितने लोग कह रहे हैं मेमोरी, हाँ टपल जो है मेमोरी कम यूज़ करता है, लिस्ट ज़्यादा यूज़ करती है, कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कॉन्फिडेंस से बताएं। सर अब वो जो आपने ये बात बताई है मेमोरी की, इसकी लॉजिक मुझे बताएं कैसे? आपने बता दो कि नहीं मेमोरी है, कैसे? एक आपके पास डीएसए में टॉपिक आता है, यहाँ पे बीएससी से कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने डीएसए पढ़ा हुआ है? क्या टॉपिक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या है वो टॉपिक? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा था? अच्छा, किस आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा था? जावा। अगर मैं पाइथन में डीएसए लेकर आऊँ तो आप बोलोगे यार पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें आप डीएसए लेकर आ जाओ, क्योंकि एक बेस्ट प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर होगा वो अच्छी कोडिंग करेगा, सीधी बात है, गलती नहीं करेगा। लेकिन डीएसए को बहुत ज़्यादा हाइपर लेना गलत हो जाएगा। उसकी रीज़न बताओ, आप कौन सा समझना? कॉन्सेप्ट ये है, इस टॉपिक से पहले एक और टॉपिक है मेरा। देखिए मेरा काम पढ़ाना नहीं, मेरा काम आपको कंफ्यूज करना है, पढ़ाने का काम सर का था। मैं आप लोगों का भी जानबूझ के कंफ्यूज करूँ ताकि आप क्वेश्चन क्रिएट करें, मुझे आपको क्यूरियोसिटी चाहिए। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखें, थोड़ी देर पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया था टीचर का, ये वाला। इसमें क्या करा था हमने, क्या करा था? टीचर नेम क्या है? सरली जवाब। और संडे क्लास टीचर नेम क्या था? टीचर नेम। पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने टीचर नेम लिखा है, इसमें वैल्यू असाइन करी, आपका काम खत्म। क्या आपने ये सोचने की जरूरत है कि सर अली जवाब मेरे लैपटॉप में कहाँ जाके सेव हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, इसकी कितनी लिमिट है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कब तक रहेगा, और अगर संडे क्लास टीचर को टीचर नेम चाहिए था तो ये क्या इसके पीछे वर्किंग होगी कि टीचर नेम सर अली जवाब उठ के क्लास टीचर को आ गया। मैं इसकी आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए दोनों में सेम वैल्यू प्रिंट होगी, पक्का कर लेते हैं दोनों में। सॉरी माय पेन चला दूँगा, दोनों में सेम वैल्यू है। कैसे भाई? मैंने तो सर अली जवाब एक जगह लिखा है, ये जो प्रिंट हुआ है दो बार सर अली जवाब कैसे प्रिंट होगी? आपको अगर प्रिंट मैंने दो बार लगाया है, लेकिन भाई वेरिएबल को तो मैंने नाम एक बार दिया। ये कैसे भाई? मेरे पास एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है सर के पास, सर का मोबाइल है। अगर ये सर मोबाइल आपको देते, सर के पास मोबाइल रहेगा? नहीं रहेगा ना। ऐसा तो नहीं सर ने मोबाइल आपको दिया, सर के पास दिया, आपके पास, कॉमन सेंस है ना। अभी तो ये पूरा डेटा जा रहा है ना, अभी कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अगर आप लो लेवल पे जाते हो, लो लेवल का कॉन्सेप्ट क्या है? सर अली जवाब की ओनरशिप किसके पास है? ये मोबाइल की ओनरशिप किसके पास है? सर अली जवाब के पास। ये आपको दिया ओनरशिप किसके पास चलेगी? हमारे पास। समझ लें, सामने जावेद साहब बैठे, जावेद साहब के पास चलेगी, समझ सही है? अब ये टीचर नेम है, टीचर नेम के पास क्या डेटा रखा हुआ है?
ऑनरशिप किसके पास है? अब टीचर नेम हमने किसको दे दिया? अब टीचर नेम के पास कुछ बचना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, लेकिन दोनों के पास डेटा कैसे रखा हुआ है? इसका मतलब पीछे पाइथन ने कोई वर्किंग करी है। ये वर्किंग हमने नहीं करी, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं हाई लेवल। अगर आप लो लेवल पे होती है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ये रियल में ऐसे ही हो रहा होता है। आपने जैसे टीचर नेम की वैल्यू संडे क्लास टीचर को दी, टीचर के पास से गई, फिर आप टीचर को बोलते हैं आपके पास क्या? बोलते हैं खाली है, कुछ नहीं। मेरी वैल्यू तो मैंने वहां दे दी। सही बात है ना? अब क्या कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है? पीछे कौन वर्किंग कर रहा है? सारी पाइथन वर्किंग कर रहा है। और आपको क्यों सोचने की जरूरत नहीं है पाइथन क्या कर रहा है? हाई लेवल। हाई लेवल का मतलब ये होता है आपने अपना काम कर दिया, बाकी पाइथन संभाल लिया। और लो लेवल में क्या होता है? हर चीज जाके खुद देखो। मैंने आपको कॉमन प्रॉब्लम बता दी है, ये प्रॉब्लम थी। लो लेवल वाला एक चीज को खुद से मेंटेन करता, बैलेंस करता, मैनेज करता, फिर जाकर वो दिखाता। ये कॉन्सेप्चुअल है ना, एक मोबाइल है उसको दे दिया, इसके बाद कैसे? लो लेवल पे हमें नहीं जाना ना, तो हाई लेवल प्रोग्रामर। अब अगर आपसे कोई सवाल करे, कोई बोले भाई आप पाइथन डेवलपर हो, मुझे कोड लिख के दिखाओ जो आपने क्या बोला था, स्पेस एंड मेमोरी बताना मतलब हाई लेवल प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। अब कोई मुझे बताए, मैं इंटरव्यू देने जाऊँ, इंटरव्यू में से सवाल करें आप पाइथन का कोड लिखो, मेमोरी आपने ना बिल्कुल कम से कम यूज़ करनी है, स्पेस कम से कम यूज़ करनी है। एक टॉपिक होता है डीएसए, जिसका आपको नहीं जाना, फिर प्रॉपर डीएसए लगानी है, मेमोरी तो बिल्कुल ऐसे हो और बिल्कुल कम हो। तो उसका जवाब क्या बनता है? उसका जवाब ये बनता है कि भाई अगर आपने बिल्कुल ही मेमोरी ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, स्पेस ऑप्टिमाइज कोड लिखना है, पहली बात आप पाइथन को यूज ही नहीं करना। आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकालो जो लो लेवल पे वर्किंग करती है। पाइथन तो हाई लेवल है, पाइथन तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती कि हम मेमोरी को मैनेज करें। सर बोल देंगे हाई लेवल प्रोग्राम। हाँ, हम एज अ कोडर मेमोरी मैनेज करेंगे, हम यानी बिल्कुल ही वर्ड लिख दें, खराब कर दें, जहाँ टपल चाहिए वहाँ लिख लगा दें, जहाँ टपल चाहिए वहाँ टपल लगाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने हमें चीज़ें दी है ना। उन्होंने हमें ये चीज़ें बना के क्यों दी है? कि हमें लो लेवल पे ना जाना पड़े। उन्होंने कहा आपके एंड पे हमने हर चीज़ बना के दे दी। जब आपके पास स्टैटिक डेटा हो आप क्या लगाओ, जब आपके पास डायनेमिक डेटा हो आप क्या लगाओ, बाकी लोग काम होंगे। स्टैटिक डेटा पे क्या लगेगा, डायनेमिक पे क्या लगेगा। ये उन्होंने हमें क्यों बना के दे दी? ताकि हमें लो लेवल की टेंशन ही ना हो। जब हमारा डेटा स्टैटिक हमने डबल यूज़ करी, जब डेटा डायनेमिक हमने लेस यूज़ करी, हमें क्या लेना मेमोरी से। सही बात है। तो इसका मतलब पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर ये सवाल बनता ही नहीं कि मेमोरी कम, मेमोरी ज़्यादा। अगर मेमोरी कम रखनी तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करो। लेकिन डेवलपर ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही ख़राब कोड लिख के बोले तो मैं तो पाइथन ऐसे लिखूंगा, वो बात अलग हो जाती है, वो एक डिफरेंट बात है। तो अभी समझ में आ गया? अब मुझे ये बताएं, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया? वो मैं बता रहा हूँ ना, वो बताया नहीं। अब आ जाते, मैंने लिखा लिस्ट, समझ में आ गया ना? हाई लेवल पे आपने लो लेवल समझने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर सवाल कर सकता है। अब उसका क्या हल निकालें? मना तो नहीं करेंगे ना इंटरव्यूअर को, भाई मुझसे ये सवाल नहीं पूछो, मैं हाई वरना लेवल मुझे प्रोग्रामर नहीं, तो मुझे पढ़ के आना पड़ेगा ना। तो पॉजिटिव सोचे ना भाई। अब आप ये बताएं, अगर इंटरव्यूअर सवाल पूछे, बोले भाई लिस्ट और डबल के दरमियान क्या फर्क है, आप बोले स्टैटिक डायनेमिक, अब उसको दिल चाहे बोले बात तो सही है, थोड़ा सा और पूछ लो, बोले इसके अलावा क्या, आप बोले मेमोरी। अब आपसे मुझसे निकल गया मेमोरी, अब वो कहेगा तो आपने बात बोली, समझाओ कैसे, पढ़कर आएंगे। बोल तो दिया, समझाओ। एक बंदा गया, आपने रेस्टोरेंट वाले को क्या रिक्वेस्ट करेंगे? एक कुर्सी की रिक्वेस्ट करेंगे, भाई एक बंदे की नहीं कुर्सी दे दो मुझे, वो आपको दे देगा, आप बैठ जाएंगे, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। वो आपको मतलब दे देगा, भाई ये टेबल है, एक कुर्सी आप बैठ जाओ, यही होता है ना नॉर्मली हम रेस्टोरेंट में जाते हैं। थोड़ी देर बाद आपके दोस्त की नज़र पड़ती है, यार मेरा दोस्त रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, इसके पास पैसा है ना, और मैं इसको कैसे छोड़ दूँ। अब वो रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, उसने बोला भाई आपकी 6 टीट है उधार है और मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे ये बताएं, ये पॉसिबल है कि जहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ है उसके एग्जैक्ट बराबर वाली सीट खाली हो? नहीं है। आप क्या करोगे, रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करोगे भाई हम मुझे 2 लोगों की सीट चाहिए, तो क्या ये ज़रूरी रेस्टोरेंट उसी जगह पे दूसरी सीट लाएगा? रेस्टोरेंट ये बोल सकता है भैया दूसरा टेबल पे आ जाए, वहाँ 2 चेयर। पॉसिबल है ना? ये कौन सा मेमोरी पे ले जाए, मेमोरी मतलब रैम, रैम के पास क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ, 1 के बराबर मैंने क्या ऐड करा, 2। अब ज़रूरी है रैम में जहाँ पर 1 रखा हुआ है, रैम में उसी जगह पर बराबर में 2 की जगह खाली हो? नहीं है ना।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दोबारा से वो रिक्वेस्ट करेंगे भाई टेबल 2 लोगों का चाहिए, फिर जो एक जो है ये अपनी सीट से उठेगा, जाहिर सी बात है, और दूसरे टेबल पे दोनों जाके बैठ गए। मतलब एक को कितनी बार बैठना पड़ा? एक बार बैठा, फिर उठा, फिर दूसरी बार बैठा, तो इसका टाइम बढ़ गया ना, इस बेचारे का तो टाइम एग्जीक्यूशन बढ़ गई, और ये दो की तो टाइम एग्जीक्यूशन वही है जो होनी चाहिए। अब फ्यूचर में एक और दोस्त आ गया, उसने कॉल लगा दी थी पीछे सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये आज अच्छे रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, छोड़ना नहीं है। अब तीसरा दोस्त आया, दोबारा टेबल लेना पड़ेगा, दोबारा से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, दोस्त आए जा रहे हैं, एक साथ बहुत सारी सीटें ले लेते हैं, तो क्या पूरे रेस्टोरेंट की सीट्स ले लें? हमें कैसे पता लगेगा कितने दोस्त आएंगे? मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से लॉजिक क्या बनती है? डबल। अगर मैं एक सीट पे था, मेरा दोस्त आया, मैंने डबल कर लिया। अगर मेरा तीसरा दोस्त आया तो मैं क्या कहूँगा? 3 लोगों की सीट लूँगा, 4 लोगों की, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि एक और ना आ जाए, भाई ये मैसेज चल चुका है आगे, सही है। तो मैंने यहाँ पर कितने लोगों की जगह ली? जैसे तीसरा बंदा आया 4 की, 2 लोगों ने अपनी जगह चेंज करी, उठे दूसरे टेबल पे गए, तीसरा बैठा, फिर फ्यूचर में चौथा आया, 3 तो जगह चेंज करने की जरूरत है, पहले तो सीट है। 5वां आया, अब क्या करें? अब 8 लोगों की जगह लेनी पड़ेगी, 8 लोगों की जगह ली, 4 लोगों ने अपनी जगह चेंज करी, 5 में बैठ गया। 6ठा आया, जगह चेंज होगी, सिर्फ 6ठा बैठेगा, 7 में, 8 में पे, 9 पे, अब 16 लोगों की जगह लेंगे, 8 लोग अपनी जगह चेंज करेंगे, फिर 9 बैठेगा। ये आपकी क्या है? ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप इसकी एवरेज निकालें, मीन निकलता है ना, 1 + 1 + 1 डिवाइड बाय 3, क्या निकलेगा? अगर आप क्लास में आए 5 मिनट में, वहाँ से यहाँ पर आए 5 मिनट, आप आए 10 मिनट में, आप आए 7.5 मिनट में, एवरेज क्या है? एवरेज टाइम क्या है? 5, 10 और 7.5, 3 लोग हैं, एवरेज टाइम क्या है? तीनों को प्लस करके आप 3 से डिवाइड कर देंगे, आप बोलेंगे ये एवरेज टाइम है, सही है। एक कॉन्सेप्ट चलिए हम बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं। तो उसका मतलब ये बेचारा आया, जल्दी आया, इसकी वजह से इसका टाइम ज़्यादा लगा, फिर टाइम ज़्यादा लगा, फिर टाइम ज़्यादा लगा। तो अगर इन सबका मिला के एवरेज टाइम निकालें तो कितना सारा टाइम आएगा एवरेज टाइम? वो हर किसी ने इतना टाइम लगाया जगह चेंज करने में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई ना, मेमोरी तो अलग बात है, मेमोरी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आ गई। तो अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एवरेज निकाला तो टाइम ज़्यादा रहा। टपल में क्या हुआ? 3 लोग निकले, 3 लोग रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने कहा 3 सीटें चाहिए, तीनों बैठ गए, प्रॉब्लम होगी, बार बार टेबल चेंज करनी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, लिमिटेड होगी, जितना टाइम तीनों का लगा वही टाइम। तो ये फर्क है, आप ये लॉजिक बता सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक लॉजिक है आपका कि मैं लिस्ट और टपल इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट लिस्ट वाली हुई तो लिस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, अगर रिक्वायरमेंट टपल वाली हुई तो टपल यूज़ करना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि आप लिस्ट यूज़ ही ना करें, आप बोले भाई मुझे ऐसा करना ही नहीं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फैसला हो। जी जैसे भाई मैंने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट का आपके रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। इंटरव्यू में अगर कोई सवाल करे तो आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड पे ये काम होगा। इसकी सिंपल रीज़न है, सिंपल रीज़न ये है, एक बैकग्राउंड की वर्किंग बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाओगे ये क्या हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने वेरिएबल बनाया था, मुझे ये बताएं इम्यूटेबल और म्यूटेबल का वर्ड आप लोग यूज़ कर रहे थे, ये जो स्ट्रिंग है ये म्यूटेबल है, म्यूटेबल है? कैसे? चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट रिप्लेस होगा, ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट क्या जाता है म्यूटेबल और म्यूटेबल? ये क्या कॉन्सेप्ट है? चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट रिप्लेस होगा। स्ट्रिंग को अगर आप चेंज करोगे तो क्या पुराना वाला स्ट्रिंग भी रहेगा, नया भी आ जाएगा, रिप्लेस कर जाएगा। नंबर में भी अगर हम प्लस कराते हैं तो हम दोबारा से वेरिएबल को इस्तेमाल करके प्लस कराते हैं, सही है, मतलब रिप्लेस हो रहा है। लेकिन लिस्ट में ऐसा होता है? लिस्ट में तो वो डेटा रहता है, उसमें मजीद डेटा ऐड होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपका वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर है। आपके पास बैकएंड के ऊपर एक ऑब्जेक्ट होता है सी के अंदर, स्ट्रक्ट बना हुआ था, इसमें एक सिंबल के नाम का ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है सारे वेरिएबल के नाम रख लेता है, खाली नाम रख लेता। जब भी कोई वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बात करता है तो वेरिएबल से बात नहीं करता, वो वेरिएबल की एक लोकेशन होती है, वो एक लोकेशन दूसरी लोकेशन से बात करती है, उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। वेरिएबल का काम है पॉइंट करना, भाई मेरा डेटा वहाँ रखा हो। वेरिएबल के पास डेटा नहीं है, वेरिएबल को पता है कि डेटा वहाँ रखा है, तो उस जगह की लोकेशन है ना, उस जगह की वो लोकेशन है।
इसी तरीके से जो सरल जवाब लिखा हुआ है ये वेरिएबल ने किसी जगह पर रखवा दिया। अब वेरिएबल को ये पता है ये रखा हुआ कहाँ, इसको हम बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। तो जब संडे क्लास टीचर ने आया उन्होंने कहा सरल जवाब को दो, उसने क्या करा उस मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाया और दूसरी मेमोरी लोकेशन को उसकी कॉपी बना दी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पे अपडेट नहीं हुआ, उसको उठाया और दूसरी जगह पे उसका दूसरी चीज़ बनाई, दूसरी कॉपी बनाई। अगर ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ है, अगर सामान के साथ मजीद सामान आता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेबल है इम्यूटेबल, म्यूटेबल, क्योंकि चेंज हो रहा है ना, आता जा रहा है। और अगर ज़्यादा दिन और उसको कोई सामान आया नहीं, सामान आया तो मतलब सारा हटाओ फिर नहीं आया, इम्यूटेबल। तो स्ट्रिंग और लिस्ट के इंटीजर के केस में क्या होता है, इम्यूटेबल, पुराना वाला हटता नहीं आता, इसका मतलब नई मेमोरी लोकेशन एलोकेट करता है। और लिस्ट के केस में क्या होता है, सब वही रहता है, नई चीज़ ऐड होती रहती है। तो इसका मतलब एक टॉपिक यहाँ पर आता है पास बाय रेफरेंस। पास बाय रेफरेंस कितने लोगों को सुना हुआ लग रहा है, हमने सुना हुआ, बस सुना हुआ तो सारों ने ना, सुना हुआ कितने लोगों ने, टाइपस्क्रिप्ट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ये जी। क्या कॉन्सेप्ट है, तो पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या है कि ये मेरा डेटा है, ये डेटा मैंने यहाँ रख दिया, सही है। अब ये डेटा म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब इस डेटा में मजीद डेटा ऐड हो सकता है, सही, पानी और ऐड हो सकता है थोड़ा, सपोज कर लें। अब अगर किसी और को ये सेम डेटा चाहिए, मैं क्या बताऊंगा, यहाँ पे रखा हुआ। अगर कोई और मजीद पानी लेके आया, कोई बोले यार इसके अंदर ना कुछ आप ना कुछ अच्छी चीज़ मिला लो, मतलब कुछ शरबत वगैरह आप बना लो अच्छा सा, और कुछ जूस बना लो इसमें ना मिला के, तो वो इसी पानी की बोतल में मिलाएगा, नया बनाएगा। तो उसको जो मैंने बताया ये डेटा यहाँ रखा हुआ, ये मैंने रेफरेंस दिया या मैंने कॉपी बना के दी इस पानी के डेटा की, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब सेम चीज़, सही है। मैं कोई भी हो, मतलब आपने मुझसे जो चीज़ मांगी मैंने आपको इसकी कॉपी नहीं दी, मैंने आपको सेम चीज़ दी, तो उसका हम बोलेंगे रेफरेंस। पाइथन में जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो सब रेफरेंस यूज़ करती हैं। क्या यूज़ करती है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है इम्यूटेबल है, क्यों म्यूटेबल है, उसमें डेटा ऐड हो सकता है। तो अगर लिस्ट का वेरिएबल मैं दूसरे वेरिएबल को दूंगा तो वो लिस्ट की कॉपी बना के देगा या उसका रेफरेंस देगा, रेफरेंस देगा। सपोज टीचर नेम मैंने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया, टीचर नेम मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया सर अहमद। टीचर नेम क्या है लाइन नंबर 1 पे, टीचर नेम लाइन नंबर 2 पे मैंने किसको दिया, संडे क्लास टीचर को। संडे क्लास टीचर के अंदर क्या रखा हुआ, नीचे मैंने टीचर नेम को क्या अपडेट कर दिया, प्रिंट में क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे टीचर नेम लास्ट वाला काउंट होगा, लास्ट वाले ने क्या करा, ऊपर वाले को रिप्लेस कर दिया। अब मुझे पता है क्या उसने सराली जवाब की जगह अहमद दादा लिखा है, या उसने कोई नई जगह पे अहमद दादा लिख के टीचर नेम को बता दिया कि भाई आप वाली जगह नहीं है, प्याली जगह। रेफरेंस बनाया या उसने रेफरेंस, चलो समझ लेना। आपने कहा टीचर नेम, समझ लें लोकेशन लिख रहा हूँ, लोकेशन क्या है, लोगों के घर का एड्रेस होता है ना, सही है, H12 ये किसी के घर का एड्रेस है, सपोज कर लेंगे। यहाँ पर क्या रखा हुआ है, सरली जवाब। अब मैंने क्या करा, टीचर नेम किसको दे दिया, संडे क्लास को, तो इसके पास एड्रेस क्या आ गया, H12 आया, नया एड्रेस आया। क्यों नया एड्रेस आया, क्योंकि डेटा कौन सा है, इम्यूटेबल, तो नया एड्रेस आया, पुराना एड्रेस नहीं। तो इसका मतलब आप सरली जवाब कितनी जगहों पे रखा हुआ है, 2 एड्रेस पे रखा हुआ है, समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने जो अपडेट करा, ये मैंने कहाँ पे अपडेट करा, आप कह रहे मैंने यहाँ अपडेट करा, तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, दोनों कैसे आ गए, यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा? सही है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, दोनों जगह पे नाम चेंज हो गया। आप थोड़ा कॉन्सेप्ट खराब करते हैं आपका। खराब ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ 1 बगैर डेटा टाइप के ना कभी भी कोड नहीं लिखो वरना आदत खराब हो जाएगी। 3 सही है भाई। लिस्ट 3 लिस्ट 3 मैंने बनाई, वो सही मैंने नाम चेंज करने की कोशिश कर ली। समझ में आ रहा है क्या करा है मैंने? प्रिंट करें, ये इसको एबीसी कर दें। सही है। दोनों में क्या प्रिंट होगा? 1 to 4 हो गया। लिस्ट जो है म्यूटेबल है, म्यूटेबल है। एड्रेस इसका अगर बन रहा है HB 1 2, तो नीचे वाले जो ABCS का एड्रेस क्या बना? सेम बना, सेम बना। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड 3, मैंने करा 5। अब मुझे बताएं मैंने किस में अपेंड करा है? लिस्ट कौन सा वाला है? पहले वाले में क्या वैल्यू आ गई? 1 2 4 5। दूसरे वाले में क्या वैल्यू है? 1 2 4। कैसे? क्योंकि दोनों, उसने क्या करा, उसने कॉपी नहीं बनाई, उसने उसको बता दिया कि भाई जो डेटा आप मांग रहे हो वहां रखा हुआ है, वहां से ले लो। तो इम्यूटेबल में वो कॉपी बना रहा था, और म्यूटेबल में क्या कर रहा है? बस जगह बताया था वहां रखा। तो सीन ये कोई भी चेंज करे, वो करे या मैं करूं, सबके बाद चेंज हो गया। लेकिन कितने लोग बोल रहे नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये क्या बात होगी? कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, कौन सी लॉजिक लेगा आगे? नहीं, अरे कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, क्या मतलब? कोई भी नहीं कर रहा, मैं अकेला रह गया। ये क्या हुआ? नहीं नहीं ऐसे ही होगा, टाइम रिवर्स क्यों होगा? सेम सेम सेम। समझ में आ गया? ये फर्क था रेफरेंस का और वैल्यू का। ये वजह थी हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल का वर्ड बार बार यूज करते हैं। समझ में आ गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल का वर्ड क्यों यूज हो रहा था बार बार? उसके पीछे ये रीजन थी। तो पाइथन में क्या पास होता है हमेशा? डेटा का रेफरेंस। क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये रेफरेंस पास होना ये बग नहीं है, ये फीचर है। ये रेफरेंस पास होना फीचर है। अगर आप लो लेवल पे करते तो रेफरेंस आपको बनाना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है आपको। जावास्क्रिप्ट आपको बाय डिफॉल्ट देता है रेफरेंस। चलें, इस भाई ने कहा अगर हम लिस्टिंग एबीसी में करें, कॉन्सेप्चुअली क्या लग रहा है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? होगा एग्री? खामोश लोग क्या कह रहे हैं? दोबारा से बताएं, एग्री कितने लोग कर रहे हैं? समझ नहीं आया तो जिनको समझ नहीं आया मैं बता दूं। किसको नहीं आया? सवाल ये है कि लिस्ट में 1 to 4 रखा हुआ है, ये लिस्ट मैंने किसको दे दी? एबीसी को। तो एबीसी में भी 1 to 4 रखा हुआ है। ये एक फंक्शन है, हमने लिस्ट का अपेंड पढ़ा है क्लास में, पढ़ा है ना? ये क्या करता है अपेंड? एबीसी में एक नया इंडेक्स ऐड कर दिया मैंने, 5 ऐड कर दिया। तो 5 ऐड किस में हुआ है? एबीसी में। तो 5 में क्या मतलब 5 पहले एबीसी में क्या रखा हुआ था? 1 to 4। हमने 5 ऐड करा, क्या हो गया? 1 to 4 5। तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट में क्या रखा हुआ है? 1 to 4 रखा हुआ है। कैसे? चल आगे दिखाता हूँ। अच्छा हुआ ना आपने सवाल कर लिया। ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वेरिएबल को वेरिएबल नहीं समझो। वेरिएबल के पास डेटा नहीं होता। आपको लग रहा है वेरिएबल के पास डेटा होता है, नहीं होता है वेरिएबल के पास। वेरिएबल के पास लोकेशन होती है, डेटा कहाँ रखा हुआ, समझ गए? तो यहाँ पर वेरिएबल ने क्या करा, जब आपने एबीसी को बताया ये लिस्ट है, तो उसने उसको डेटा नहीं दिया, बल्कि इसने ये बता दिया डेटा वहाँ रखा हुआ है। तो दोनों के पास सेम डेटा है, वो चेंज करे या वो चेंज करे, जगह ही है। तो लिस्ट के केस में क्या होता है? रेफरेंस चलता है, और स्ट्रिंग और इंटीजर के केस में रेफरेंस नहीं चलता। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर डेटा कॉपी होकर नया डेटा आता है। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूँ जी।
वो तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना, वो हम पढ़ेंगे बाद में। वो डीप कॉपी का इसमें ऑप्शन होता है, तरीका होता है, वो हम देखेंगे, वो क्लासेस पढ़ते हुए देखेंगे। ये सारे मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बताया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है, इंटरव्यू क्वेश्चन है। अब मैं मॉड्यूल की तरफ जा रहा हूँ। एक फंक्शन लिखना है। अब आप ना इंटरव्यू देने जाते हैं और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नया कोड बना लेता हूँ। संडे की क्लास है हमारी, संडे 2 से 5, सही। ये हमने फोल्डर बना दिया। आपके लिए जुपिटर नोटबुक जो आप गूगल कॉलेज पे यूज़ करो बहुत ज़बरदस्त है, मोबाइल में भी चलेगी, हर जगह चलेगी, जहाँ पर भी जाओ आपको ब्राउज़र में चल जाती है। कोई भी लैपटॉप उठा लो, आप अपना जीमेल लॉगिन करो, आपको कोड आ जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है। कोई क्लाइंट आए, आपको कोई रिक्वायरमेंट भेजे, आप उस क्लाइंट को रिक्वायरमेंट को क्विक करो, उसको दिखा दो। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे तो क्या आप कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाओगे? आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी, फोल्डर बनाना पड़ेगा, गिटहब पे रखना पड़ेगा, यही तरीका होता है। तो वो हम आज बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पर मैं CMD भी ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कमांड चला सकूँ। मेरे पास पाइथन पहले से इंस्टॉल है, वेरीफाई कर लेते हैं। हो सकता है आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो, उसका नाम चेंज हो, पाइथन 3 समथिंग समथिंग जो भी हो। VS कोड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन मिला है, कैलकुलेटर का एडिशन बना के दिखा दो। इंटरव्यू में क्वेश्चन मिला है और इंटरव्यू में मैंने क्लेम क्या करा, भाई मैं तो बड़ा ज़बरदस्त पाइथन डेवलपर हूँ, ये मैंने क्लेम करा। अब मुझे क्वेश्चन मिला, आप बड़े अच्छे डेवलपर हो, चलो भाई एक एडिशन बना के दिखाओ मुझे। उसने सवाल क्या करा, मुझे आप एडिशन बना के दिखाओ, मुझे देखना है आप कोडिंग कैसे करते हो। बना मतलब एडिशन नहीं, एडिशन तो मैं 2 लाइन में बना दूंगा। उसने ये देखना मैं कोडिंग कैसे करता हूँ, उसने मुझे बोला आप एडिशन बना के दिखाओ, मुझे आपका पूरा देखना, आप कैसे कोडिंग स्टार्ट करोगे, कैसे कोड लिखोगे, कैसे चलाओगे, मुझे आपकी तरतीब देखनी है। आप एक्सपर्ट हो, आपको तो फिर अलग ही स्टाइल से करनी चाहिए। अब आपने क्या करा, आपने बोला सही है भाई, मैं एक calc.py की फाइल बना दी मैंने। एक कैसे लिखेंगे फंक्शन, डेफ पैरामीटर ले लें, x y, क्या करें इसको रिटर्न करा दें, x + y, हो गया, इतना सा तो काम है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा सा अच्छे से कोड लिखूँ, इंटरव्यू में बैठाऊँ, थोड़ा सामने वाले को सोच के दिखाऊँ कि भाई मैं 1 साल 1.5 साल पढ़ कर आया हूँ, हल्के आदमी समझो मुझे। तो क्या इस कोड को पहले चलाया, चल जाएगा? चल जाएगा? मुझे ये बताया, आपने कहा कॉल करना पड़ेगा, चलो मैंने कर दिया। अब चल जाएगा? अब चल जाएगा? प्रिंट नहीं करेगा, चलो कहाँ गया? अब चल जाएगा? अब तो चलेगा ना? किसी को कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम इस वाले सेंटेंस में? नो प्रॉब्लम, चलें इसको चलाते हैं। चलिए 4 आ गया। सेटिस्फाई है, आप अपने टाइम में बैठे हुए, आपने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी। और क्या करें? क्या करें? डबल सेलेक्ट, चले वो तो आप एडवांस कर रहे हैं ना, ये मुझे प्रॉब्लम मिल गई आप लोगों की। आप कोड को एडवांसमेंट पे लेके जा रहे हैं। देखें 2 चीज़ होती है, एफिशिएंसी और एडवांसमेंट में फ़र्क समझें। अगर आपके पास मोटर बाइक है और मैं कह रहा हूँ उसको आप एडवांस कर लें और उसको एफिशिएंट कर लें, फ़र्क क्या है दोनों में? एडवांस का मतलब आप उसकी रेस बढ़ाएंगे, ज़्यादा पावर की चीज़ें लगाएंगे, और एफिशिएंट का मतलब क्या है, जो चीज़ें हैं उसी को रिलायबल करेंगे। ऐसा ही है ना? तो आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपने छोटा सा कोड लिखा, अब आप उसको अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे या एडवांसमेंट दिखाएंगे? एफिशिएंसी दिखाएंगे ना। क्वालिटी किससे आएगी, एडवांसमेंट से क्वालिटी आती है, एफिशिएंसी से क्वालिटी आती है? एडवांसमेंट में तो आपने लगा दिया अपने पास बाइक में 1200 सीसी का इंजन, जैसी रेस दी वो, उसके बाद क्या कह सकते हैं? तो एफिशिएंसी चाहिए ना भाई, बाइक में कंट्रोल हो, बैलेंस हो, ऐसा क्या फ़ायदा एडवांसमेंट कर दी। एफिशिएंसी कैसे करें? चलो आपने कहा पहले तो टाइप वाइप होनी चाहिए, टाइप तो आपने लगाई नहीं, चलिए भाई स्ट्रिंग होना चाहिए, x + y आ जाएगा टाइप में, x + y नहीं आएगा, स्ट्रिंग आएगा।
नहीं इंटीजर आ गया। पानी एक्स की क्या होगी डेटा टाइप? इंटीजर। वाई की डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। और क्या क्या आएगा रिजल्ट में? क्या आएगा? इंटीजर। हाँ हमने अच्छे से बैलेंस कर लिया, कोई मसला नहीं है। चलो ये भी ठीक सही है, इसका भी मसला नहीं है, तो हमने टाइपिंग कर ली। और क्या करें? प्रोग्रामिंग में हमेशा आप अपना कोड, आप नेक्स्ट में थे, नेक्स्ट में एक ही फाइल होती थी, मेन फाइल होती थी, वो किसको रेफर करती थी? दूसरी को। वो रेफर करती थी मतलब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। हमारे नहीं क्या होता है प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर। क्यों होता है? ताकि मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है दूसरा इस्तेमाल करेगा, यही होता है। तो हम क्या करेंगे? हम मॉड्यूल बनाएंगे। कैसे बनेगा? हमने अलग PYP फाइल बनाई, हमने कहा ये हमारी मेन फाइल और कैल की फाइल अपनी जगह। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम क्या करते थे प्रोग्रामिंग में, हर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में लाने के लिए इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है? कैल। बस शॉर्ट हैंड लिखते हैं अभी, इसके और भी तरीके हैं, अभी हम शॉर्ट हैंड लिखेंगे। नेक्स्ट में एक्सपोर्ट नहीं होता ना, वो तो जावास्क्रिप्ट होता है। सही है, इंपोर्ट कैल कर लिया, कैल ये बना हुआ, ठीक है। अभी तो मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखा है, मैंने लॉन्ग सेंटेंस जानबूझ के लिखा है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, सर पढ़ा देंगे आपको। अभी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, सर स्लो में भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लें। अगर ये क्लास मेरे पास होती तो मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट पढ़ाता, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं स्लो तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो वो सर आप मेहरबानी है, सर आपको स्लो पढ़ा दें, चीज़ें समझा के, सर की मेहरबानी है। मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ नॉर्मल। अच्छा, इम्पोर्टेंट कैल, हाँ पढ़ना पड़ता है, पढ़ नहीं लेते। अच्छा इंपोर्ट कर लिया कैल का। कैल क्या है? मॉड्यूल। क्या बोलना है? मॉड्यूल। मॉड्यूल को बोलना है दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मॉड्यूल हो गया, दूसरे का कोड मंगा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कैल का कोड ये लिखा हुआ है, फंक्शन को कॉल कौन करता है? फंक्शन को लिखने वाला या यूज करने वाला? पीछे वाले क्यों खामोश है? फंक्शन को कौन कॉल करता है? यूज करने वाला, लिखने वाला? बैकग्राउंड वाले। कौन कॉल करता है फंक्शन को? यूज करने वाला। तो यहाँ पर इस कैल के अंदर जो ऐड का फंक्शन है, इसको कौन यूज करेगा? मैं यूज करूंगा या ऐप यूज करेगा? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरा फंक्शन वो इस्तेमाल करे, तो मुझे कॉल करने की जरूरत है। यहाँ पर हटा देता हूँ मैं, हटा दिया मैंने कहा दूसरा इस्तेमाल करेगा, दूसरे पर पास आ गया। इनको कॉल करने की जरूरत है, कॉल डॉट ऐड, और ये हो गया कॉल। यहाँ पर हमने भेज दिया 2,3 4 भेज दिया। क्या करा हमने? किसी और का लिखा हुआ फंक्शन इंपोर्ट करा, उसको कॉल कर लिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? अगर मैं f.py की फाइल को चलाऊंगा, क्या प्रिंट होगा? प्रिंट नहीं करा, एग्जैक्टली चले रिजल्ट लेके आया था। अब क्या आएगा? अब आ जाएगा 6। कोई सवाल किसी का इस कोड में? कोई सवाल नहीं है। चल टर्मिनल पे जा। कैल पे तो कुछ नहीं आया, ऐप पे क्या आएगा? वेब पे देख दो क्या है ऐप पे। समझ में आ गई बात? अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, कोड ठीक है आपका, आप इंटरव्यू दे रहे थे, ये आप बोलोगे नहीं यार एक और फंक्शन बनाओ यहाँ पे, मज़ा नहीं आता, बना लेते। हमने कहा डेफ मैन एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर उसको इस तरीके, ऐसा अच्छा लग रहा है? ऐसे ज़्यादा सही है ना? अब इसको यहाँ कॉल भी कर लेते हैं। अभी सिंपल रखना है, चला लें, वही रिजल्ट तो सेम आया, हमने क्या चेंज करा? सिर्फ हमने थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाई है, कोड ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये हम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब एक प्रॉब्लम है, अब कैल को भी तो वर्किंग करनी है, ऐसा तो नहीं कैल ने कोड लिखा खत्म, कैल को भी तो वर्किंग करनी है। अब कैल ने कोई काम करा, कैल के बार बार ऐप को बोलेगा फिर मेरा कोड चला के देखो, वो खुद भी कॉल कर सकता है, कैल कर सकता है ना? तो मैंने अपना कोड कॉल करा, मैंने लगा यार मैं भी तो कुछ चला के देखूँ, मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने कॉल कर लिया कॉल। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कैल को चलाता हूँ, चल रहा है कैल पे 4 आ रहा है। अब मैं ऐप को चलाता हूँ, अब ऐप वाला बंदा अलग है जो मेरा मॉडल यूज़ कर रहा है, उसके बाद 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ये क्या मजाक है?
अब कैल अपनी वर्किंग रोक दे क्या, या कैल 6 के डिपेंडेंट हो जाए? जब कैल बोले ऐप जब चलाएगा तो मैं नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा तो वो नहीं चलाएगा, वो तो परेशान हो जाएंगे। लिंक हो गया, लिंक कर रहा है, अभी भी तो एक ही फंक्शन है, दो थोड़ी है। लिंक कर रहा है ना सर, सारी वो सब आएगा, पूरा पूरा मॉडल चलेगा, आपका पूरा मॉडल चलेगा, एग्जीक्यूट तो पूरा होगा। पाइथन का कोड एक बार चला वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, स्क्रिप्टिंग है वो, स्क्रिप्टिंग का स्क्रिप्टिंग समझो। अब मुझे बताएं क्या करें। अब आप एक प्रोग्रामर है, आपको प्रोग्रामर को हमेशा एक डॉट चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, मतलब मुझे डॉट दिखा दो मैं निकाल लूँगा रास्ता। डॉट क्या है, मैं आपको डॉट दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक प्रिंट करके कुछ दिखा रहा हूँ, उस प्रिंट में मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर NAME अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। इसके आगे मैं कॉमा लगा के ना कोई हार्ड कोडेड लिख देता हूँ कुछ भी, call.py फाइल। ये मैंने क्यों लिखा है आगे, कोई बताएगा? जब मेरे पास बहुत सारे प्रिंट हो जाते हैं ना, तो प्रिंट ना मिक्स हो जाते हैं, मिल नहीं रहे होते। अब मैं समझ नहीं आ रहा ये वाला है या ये वाला है, तो हम इस तरह कॉमा लगा के हाँ स्ट्रिंग लिख देते हैं, हमें याद रहता है अच्छा ये वाला प्रिंट है। आसानी, हमारी आसानी के लिए, और कुछ नहीं है। अब वो 2-3 प्रिंट आएंगे, हम ढूंढ नहीं पाएंगे ना कौन सा प्रिंट हमारा है। इस कोड में कोई कंफ्यूजन किसी को? सर क्या समझ आ रहा है, समझ नहीं आया क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मैंने एक प्रॉब्लम दी, क्या प्रॉब्लम दी? क्यों आ रहे हैं? आप बेचारा कैल है, उसको अपना फंक्शन कॉल करना हो तो वो कॉल करेगा ना, उसने कहा तो दूसरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है उससे कॉल करने में, क्योंकि वो पूरा कोड चला रहा है। अब कैल डेवलपर है जिसने लिखा है, अब डेवलपर को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना होता है, एक डॉट चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, वो ढूंढ लेता है। तो मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ कि क्या रास्ता, वो क्या है। तो मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया नेम, अभी मैं दिखाऊंगा। आप प्रिंट को देखना और देखना क्या आ रहा है, और आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। मतलब आप टॉर्च लेके घूम रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ देखो, आप बोला नहीं ये नहीं चाहिए, मैंने बोला ये देखो, आप बोला ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको ढूंढना है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है, समझ गए? तो मैंने आपको एक नई चीज़ दिखाई है, अंडरस्कोर नेम। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, इसमें आएगा क्या, आपने इसको देख के समझना ये आपके काम का है या कोई काम का नहीं। प्रॉब्लम तो पता है ना, सवाल क्लियर है? अब इसको मैं चला रहा हूँ, किसको चलाऊँ मैं, कैल को। पहले कैल को चलाया, क्या है मेन। प्रिंट क्या करवाया था मैंने, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट कराया, और प्रिंट क्या हुआ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब हमें क्या क्लू मिला, नेम के पास क्या रखा हुआ है, मेन, हमारे किस काम का। अब चलाएंगे ऐप, अभी हमने क्या चलाया, कैल। कैल चलाते हुए कितनी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, पूरी 4। जब ऐप चलाएंगे तो ऐप के अंदर कितनी लाइनें, 7 लाइनें, 7 लाइनें, और ये वाली और 4 लाइनें इसकी, सब वो तो सब चलाएगा ना, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, ये रहा ना इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है तो चलाएगा। तो उसके बाद 7 लाइनें ये वाली और 4 लाइनें वो वाली। अब इसका मतलब ये वाला जो प्रिंट है ये कैल चलाते हुए चलेगा। ये लाइन नंबर 4, जब मैं पाइथन स्पेस कैल.py करता हूँ तो ये चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा। अभी हमने चला के भी देखा, ये रहा, ये चल रहा है। जब मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस app.py, मतलब मैं ऐप की फाइल चलाऊंगा तो ये प्रिंट चलेगा। अब हमें ये देखते हैं कि क्या इस प्रिंट का कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है फाइल चेंज होने से। अगर हो रहा है तो हमारे काम की चीज़ है, समझ रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चले मैं चला के दिखाता हूँ, हुआ बिहेवियर चेंज, क्या चेंज हुआ, नाम मॉडल का नाम आ गया। अब एज अ प्रोग्रामर हमें कोई सोल्यूशन दिख रहा है, हम इस नेम का कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर कैल खुद चला रहा है तो नेम का मेन आ रहा है, अगर कोई और कैल को चला रहा है तो नेम का क्या आ रहा है, मॉडल का नाम आ रहा है। इसका मतलब नाम चेंज हो रहा है, मतलब ये काम की चीज़ हो सकती है नहीं हो सकती, कैसे होगी। प्रोग्रामिंग में कौन सी वो लॉजिक है जिसकी मदद से मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेन आए तो मेरा फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज नहीं करो, क्योंकि मेरे केस में मेन आए। इफ की कंडीशन लगा सकते हैं भाई, आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए, लगा सकते हैं। इफ में क्या लिखेंगे हम, इफ, जिन लोगों को अभी तक बात समझ नहीं आई ना उनको ये कोड देखो, बात समझ आ गई।
जिनको बात समझ नहीं है, मुझे लग रहा है खामोश बैठे हैं, मुझे मालूम है। डेटा मेरे पास पूरा होता है क्लास का, टेंशन नहीं ले। मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर को डबल इक्वल टू करा, इसको मैंने कहा मेन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा लिया हेड को। इतने सारे तो आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कब ट्रू होगी, जब नेम इक्वल टू होगा मेन के। नेम इक्वल टू मेन के कब होता है, जब कोई फाइल अपने आप को चलाए, जब केल खुद केल को चलाए तो क्या होगा, क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब कोई और केल को चलाएगा तो क्या होगा, तो होगा, इनमें ट्रू नहीं होगा ना, बस बात खत्म। इसका मतलब ये ऐड जो है ये कब कॉल होगा, इस ऐड में हमने क्या पास करा, 2 और 3। चला के देखते हैं, कैल चलाया मैंने, 5 आ गया 2 और 3 का। ऐप में जाते हैं, ऐप में मैंने क्या पास करा, 2 और 4। इसको चलाते हैं, इसको मैंने चलाया, क्या आया, 6 आया। इसका मतलब दोनों अलग अलग कॉल हो रहे हैं। अब हमारे डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल में आपके पास ये जो नेम है ये बड़े काम का होता है, क्योंकि मॉड्यूल को कोई दूसरा जब कॉल कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमें फंक्शन कॉल नहीं करना होता, वो दूसरा कॉल करेगा। लेकिन जब मॉड्यूल को मैं कॉल करूँ, मैं तो फंक्शन कॉल करूँगा ना अपना। तो ये नेम है, ये मेरे काम आता है। किसी को अभी भी इस लाइन में प्रॉब्लम है जो मैंने हाईलाइट करी है, ये नेम तो पाइथन ने दिया ना, पाइथन की तरफ से आया। ये वेरिएबल है ना, फंक्शन तो कॉल होता है, ये वेरिएबल है। भाई मैंने क्या कहा आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिखाई, प्रॉब्लम समझाई, फिर मैंने आपको कोई रोशनी दिखाई। मैंने कहा इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, और ये सलूशन आप लोगों ने खुद ढूंढना है। मैंने आपको बस क्लू दिए, मैंने कहा ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। आप बोला हाँ ये समझ में आ रहा है, यार ये सलूशन। तो आप एज अ प्रोग्रामर कैसे सलूशन ढूंढोगे, आप डॉट ढूंढोगे। आप प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का डॉट ढूंढो, डॉट एक डॉट दो डॉट मैच हुआ, आपका सोल्यूशन मिल गया। इसी तरह मिलेगा ना सोल्यूशन। प्रॉब्लम समझाई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, हमें नेम मिला, नेम हमारे काम का था, हमने उठा लिया। काम का नहीं होता, छोड़ देते। समझ में आ गई बात। अभी तो मैंने मॉड्यूल बनाया, ये ज़बरदस्त काम हो गया। अब तो इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा मैं, होगा नहीं होगा, या अभी भी कोई कमी है, बता अभी भी कोई कमी है। आप बोल सकते हो यार यहाँ पर भी ना रिटर्न लगाओ, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा लेट करो, चलो वो सारी चीज़ अपनी जाए। आप बोलोगे यहाँ रिटर्न लगाओ और क्या करो, बात 2 लाइन बात कोड ऑप्टिमाइजेशन की नहीं होनी। अगर कोई बोल रहा है मुझे आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन देखनी है, तो आप बोले 2 लाइन में काम हो गया। वो कह रहा है मुझे आपकी कोडिंग स्किल देखनी है, तो इसलिए मैं आपसे फंक्शन लिखवा रहा हूँ कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे। अब आप बोलोगे मैं तो फाइल भी नहीं लिखूँ, मैं तो उसको पेपर भी फंक्शन लिख के दे दूँ। कौन सा उसको कहीं चलाना है, देखना तो है, सही बात है ना। वो बोलो मैं ऐसे मैं माइंड से बता देता हूँ, क्या बोलो मेरा लिखा हुआ कोड का करोगे, क्या लेके कहाँ जाओगे, सवाल है ना भाई। बोलो मेरा माइंड से बता देता हूँ, मैं ऐसे कोड करके ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर भी हम मेन लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये सारे काम कर सकते, नहीं कर सकते। फिर हमने कोड बढ़ा दिया, अभी भी सेम कोड है या अभी भी कोड चेंज हो गया, लॉजिक सेम है, अभी भी कोड चलाएंगे सेम होगा, बस लाइनें बढ़ती जा रही है, कोड सेम। दोबारा हमने एक फंक्शन लगा दिया, दोबारा से वही सारे काम कर दिए, दोबारा से सब कुछ वही कर दिया हमने। चलाएं ऐप को, app.py cal.py चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड बड़ा लिख दिया। अभी भी इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, अभी भी हम हायर हो जाएंगे या वो बोलेगा भाई 2 जवाब हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। 2 जवाब क्या हो सकते हैं, पहला मुझे ये बताएं जो कोड लिखा हुआ है एडिशन का, क्या कोई स्मार्ट बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स समझ में आता है, स्मार्ट बंदा होते हैं ना कुछ लोग स्मार्ट आप लोगों की तरह। अगर वो 1 हफ्ता यूट्यूब से पाइथन सीखे, क्या वो ये कोड लिख सकता है, लिख सकता है ना भाई, क्या है एडिशन तो करना है। अब इतना वो स्मार्ट बंदा बोला मैंने, 1 हफ्ता बहुत होता है, लिख सकता है नहीं लिख सकता,
तो आपने जो क्लेम करा मैं 1 साल पाइथन डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, तो आपके क्लेम में और 7 दिन वाले के क्लेम में क्या फर्क रहा? आपके कोड में ऐसी क्या ऐसी यूनिक चीज नजर आ रही है जिससे लगे कि आप सच में काम करते हैं बड़े लेवल पे? अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, थोड़ा गौर से देखना। इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या आता है? पहले तो एक सवाल आप लोगों की माइंड चेक करने के लिए कि आप सोचते कैसे हो। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न का क्या काम है? बैकग्राउंड से मुझे एक बंदे चाहिए, ग्रीन शर्ट वाले बैठे हुए, सी ग्रीन ग्लासेस वाले भाई। रिटर्न क्या करता है? सबसे बैकग्राउंड पे आप बैठे हैं, एक ही शर्ट है यहाँ सी ग्रीन, दूसरी है नहीं, सबसे पीछे। हाँ मैं आपसे पूछूं, फंक्शन में रिटर्न का क्या काम है? आप क्या खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे? जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं ना प्रोग्रामिंग, तो पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझाने के लिए आसान करके बताते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी एक्चुअल लॉजिक को समझें। हमने रिटर्न पढ़ाते वक्त आपको आसान करके बताया, रिटर्न ये कर रहा है, रिटर्न ये कर रहा है, रिटर्न की शॉर्ट हैंड मीनिंग सुन रहे हैं जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकती हैं अगर किसी को सच में पता है। रिटर्न फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है। क्या करता है? क्योंकि अगर रिटर्न के बाद में एक भी वर्ड लिखता हूँ चलता है? वो नहीं चलता। रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं चलता, फंक्शन खत्म। फंक्शन के बाद स्टेट नहीं है, फंक्शन क्यों खत्म हो गया? उसका स्कोप एंड हो गया, वो एंड हो गया, खत्म हो गया। तो रिटर्न क्या करता है? फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है। तो जब आपके फंक्शन में रिटर्न नहीं होता तो आपके फंक्शन को जब आप फंक्शन चेक करते हैं तो वैल्यू क्या आ रही होती है? जब आपके फंक्शन में रिटर्न नहीं होता, फंक्शन चलाया, कॉल करा, फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही होती है? नन। नन आ रही होती है। टाइप स्टेटमेंट डिफाइन आती थी, ये तो नन आ रही होती है, ये क्या है? ये स्टेट है ना। नन जो है वो भी स्टेट है। नन क्या बताता है? जब फंक्शन चला, फंक्शन में समझना रिटर्न नहीं है, चला जब देखो तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, खत्म हो गया। जब वो खत्म हुआ, सिर्फ का डेटा था, तो उसने कहा मैं खत्म हो गया हूँ। जिस कहाँ पे खत्म हुआ? नन पे। उसने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊँ। तो जब नन होता है वो इसकी टर्मिनेशन की स्टेट होती है। जब हम खुद से टर्मिनेट करते हैं तो हम लिखते हैं रिटर्न और आगे हम इसकी स्टेट बताते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को चेक करते हैं, जो रिटर्न की वैल्यू दे रहा होता है, ये अपने टर्मिनेशन की स्टेट दे रहा होता है। ये बताता है इस जगह पे मैं क्लोज हुआ था, इस जगह पे मैं एग्जिट हुआ था, इस जगह पे मैं खत्म हुआ था, इस जगह पे मैं टर्मिनेट हुआ था। तो टर्मिनेशन का टाइम का डेटा बता रहा होता है, स्टेट बता रहा होता है। स्टेट मतलब अपनी हालत बता रहा है, उस वक्त में ये था। समझ गए? तो ये जो रिजल्ट है ये मेन के अंदर कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि वो किसमें पास हुआ? रिटर्न। क्यों? रिटर्न क्या करता है? एक बार दोबारा रिपीट करें, रिटर्न की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है, जिस स्टेट को टर्मिनेट होता है वो दिखा देता है, ये स्टेट है। समझ गए? अब मुझे ये बताएं, क्या फंक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट है? यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं पाइथन में फंक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट होता है? कितने लोग कह रहे हैं नहीं, फंक्शन के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता? न्यूट्रल है आप लोग। अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट से बनती है और ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, मतलब इट सेल्फ सब ऑब्जेक्ट है। तो फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट ना, फंक्शन की डेफिनेशन पड़ेगी फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। फंक्शन क्या है? बाकी लोग खामोश से दोबारा रिपीट करें, फंक्शन क्या है? आप मुझे ये बताएं, क्या ऑब्जेक्ट कॉल होता है? ऑब्जेक्ट को कभी किसी ने ब्रैकेट लगा के कॉल करा है? तो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है? क्योंकि फ्यूचर में आप क्लासेस पढ़ोगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्लास से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम कॉलेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास में एक ऑप्शन होता है कॉलेबल। क्या नाम है उसका? कॉलेबल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद कॉलेबल लगा हुआ है तो ये कॉल होता है ये ऑब्जेक्ट। समझ गए? हम कॉलेबल है, मतलब कॉलेबल के थ्रू हम इसको कॉलेबल बनाते हैं, कॉल करते हैं। वो हम क्लास नहीं पढ़ी ना, भी हमने क्लास पढ़ेंगे। सही है? ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। अब कोई बोलेगा ऑब्जेक्ट कैसे कॉल हो रहा है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको कॉलेबल बनाया, ये कॉल हो सकता है, वो हम सीखेंगे बाद में जाकर। बस नाम पता होना चाहिए कॉलेबल। ठीक है? अब मुझे बताया भी हम इंटरव्यू में थे, ये कोड चलेगा हमारा, हमें पास करेगा या नहीं करेगा?
करेगा। लेकिन बात ये क्या है, 7 दिन में यूट्यूब से पढ़ने वाला और मेरे वाले में कोई फ़र्क है? अगर मैं ये कोड लिखूँ, नज़र आ रहा है आपको कोई फ़र्क? आप बोलोगे क्या है, सेम तो है। सच में कोई स्मार्ट बंदा 7 दिन में पाइथन पढ़ सकता है। आप लोग इसमें परेशान ना हो, सच में पढ़ सकता है। आपके दोस्तों में कोई तो स्मार्ट होगा जिसका दिमाग अच्छा चलता होगा। आप उसको कोई यूट्यूब की प्लेलिस्ट दें, 7 दिन जब आपको पाइथन करके दिखाए। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। एक बंदा जिसका प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसका दिमाग अच्छा चलता था, मैंने उसको पाइथन की प्लेलिस्ट दी और 7 दिन में पाइथन की कोडिंग कर रहा था। सिंटैक्स भी मुझे सही सही बता रहा था, मैंने उसको टास्क दी, वो भी करके दे रहा था। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका सारा जो डिपेंड है ना, वो आपके टाइम के ऊपर है। आपने चीज़ को समझ के अडॉप्ट करना है, समझना है इसको पर। जाहिर है 10 फर्क होगा, लेकिन अभी तो स्कोर की बात कर रहे हैं। जाहिर है आप मेरे उसमें 10 मिनट का फर्क होगा, 1 साल में 7 दिन वाले में, लेकिन ये वाला काम तो कर देगा ना भाई, कर देगा ना। अब इंटरव्यू पर तो पकड़ना है ना कि भाई आप 1.5 साल वाले हो, 7 दिन वाले हो। 7 दिन वाला तो नुकसान कर देगा कंपनी का, वो तो भले हमें तो सिर्फ वही आता था, वो तो कुछ आता नहीं। इंटरव्यू पर क्यों बैठा हुआ, उसको तो पकड़ना है कि जो बंदा बात कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। वरना तो उसकी वो बेचारा वो फाइन ना हो जाए, बाद में लोग बोले किसने हायर करा था, 2 लोगों को बाहर भेजो, तो आपके चक्कर में वो भी गए। अब यहाँ देखें, मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पर आया, कैल को मैंने क्या करा, प्लस के बजाय माइनस कर दिया माइनस। कोड चलाऊं, चलेगा कोड? रिजल्ट आ रहा है, सही आ रहा है रिजल्ट माइनस सही आ रहा है। फंक्शन कौन सा लिखने का बोला था मुझे? एडिशन का। रिजल्ट सही आ रहा है, गलत आ रहा है। क्या मेरे कोड में ही कैपेबिलिटी है वो मुझे रोक सके रिजल्ट गलत है? ये फर्क है, ये फर्क है कि आपके कोड में कैपेबिलिटी नहीं है, आपका फंक्शन गलत है तो कोड बता ही नहीं रहा गलत है। सिंटैक्स गलत लिखूंगा बताएगा, लॉजिक गलत लिखूंगा उसको क्या पता। तो ये एज अ प्रोग्रामर मेरी जिम्मेदारी है कि लॉजिक गलत हो तो मेरा फंक्शन, मेरा कोड मुझे बताए लॉजिक गलत है। अब कॉन्सेप्ट समझना, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एट में आया, रिटर्न से पहले मैं लगाऊंगा एसेट। एसेट में मैंने क्या करा, मैंने कहा रिजल्ट अगर 6 हो तो सही है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये करेगा मैच के, डबल इक्वल टू है ना। मैंने लगाया एसेट, एसेट में मैंने रिजल्ट डबल इक्वल टू के साथ 6 लिख दिया, क्योंकि ऊपर मैं 2 और 4 पास कर रहा हूँ, और वहाँ जाकर मैं अपनी लॉजिक सही कर देता हूँ, वापस प्लस कर देता हूँ, प्लस हुआ सॉरी। ये क्या करेगा, ये देखेगा क्या रिजल्ट 6 के इक्वल है या नहीं है। अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर अभी पता ही नहीं, हम चला के देखेंगे। सिर्फ मैंने एक लाइन ऐड करी, क्या लाइन ऐड करी है, नाम बताया इसका, पीछे वाले लोग क्या नाम लाइन ऐड करिए, एसेट। और एसेट से मैंने क्या कराया, कंडीशन लगाई, मैच करवाया। मैच का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। अभी इसका क्या आएगा, ट्रू आएगा। 4 + 2 6 होता है, चला के देखते हैं। अभी तो सिंपल दे रहे ना, वो तो बात की बात है। 6 आ गया, फंक्शन में जाके चेंजेस करते हैं आगे, प्लस के बजाय क्या लगा दिया, माइनस। अब चलाएं, एरर आ गया। कैसे एरर आ गया, एसेट ने बोला भाई वो 6 नहीं है, एरर। अब ये एरर रीडेबल नहीं है, हम बोल रहे हैं यार एरर आया तो आगे कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है अच्छा था। एसेट हमें बोलता है काम करो, आप कॉमा लगा के जो लिखना लिख दो। तो हमने क्या काम करा, 2 + 2 4 शुड बी 6, बस एक कॉमा लगा के स्ट्रिंग लिख दिया, ताकि जब एरर आए तो वो स्ट्रिंग नज़र आ जाए। ये आ गया, 2 + 4 शुड बी 6। फ़ायदा हुआ कोड का, कोड अच्छा लग रहा है, गलती करो तो एरर आएगा। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है, ये तो बेसिक तरीका। सही तरीका क्या है, सही तरीका समझना। सही तरीका ये है, अब देखना मैं क्या क्या करूँगा, मेरे स्टेप देखना कोड से। app.py की फाइल है, इसको टेस्ट करना है। मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम लिखा test_app.py। नाम नज़र आ रहा है, नाम सेम है, क्या चीज़ ऐड करिए, टेस्ट अंडरस्कोर। ये टेस्ट अंडरस्कोर जो है ये कन्वेंशन है, मतलब इसको लाजमी यूज़ करना है, या तो शुरू में या आखिर में, या तो ऐप डॉट मतलब शुरू में हो फाइल की, आखिर में, मतलब दोनों में से एक जगह। आखिर में अंडरस्कोर टेस्ट होगी, शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर होगी। इसके अंदर मैं सेम ऐप का कोड कॉपी कर रहा हूँ, सेम कोड को टेस्ट में पेस्ट कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा रहा हूँ, ये नेम हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि वो तो टेस्टर खुद कॉल करेगा। रिटर्न हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एडिशनल चीज़ें मैं सारी हटा दी, सिंपल 2-4 लाइनों का कोड है, बस ये बस हमें तो एसेट से ज़रूरत है ना, और बाकी चीज़ नहीं चाहिए। समझ गया मैंने क्या करा। और app.py में आता हूँ, यहाँ से भी एसेट हटा देता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है।
खत्म, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अभी हम टेस्ट लिख रहे हैं खाली। टेस्ट लिखने में कन्वेंशन क्या थी, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, स्टार्ट अंडरस्कोर, और फंक्शन का नाम भी कन्वेंशन है टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये हो गया। अब एक टूल है, इसका नाम क्या है, पाइटेस्ट। क्या नाम है, एक बार रिपीट करें। पाइटेस्ट इंस्टॉल कैसे होता है, पाइथन में चीजें इंस्टॉल कैसे होती हैं, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट, एंटर करा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल मेरे पास हुआ तो मुझे जरूरत नहीं, मैं देखे लिखूंगा पाइटेस्ट। नॉर्मली हम हर कंपाइलर के आगे फाइल का नाम बताते हैं। पाइटेस्ट जो है स्मार्ट है, ये खुद ढूंढेगा। इसने कहा है कि आप टेस्ट के नाम से फाइल बनाओ, टेस्ट के नाम से फंक्शन बनाओ, मैं खुद ढूंढूंगा, आप टेंशन नहीं लो, वो खुद ढूंढेगा। मैंने चला दिया पाइटेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पहली बात। आगे एरर क्या है, 2 + 4 शुड बी, यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, 2 + 4 शुड बी 6, यहाँ पे क्या मैंने भेजा 2 + 4, क्या गलती है, यहाँ माइनस लगा हुआ, अब प्लस लगाए, अब चलाएं पाइटेस्ट, पास हो गया। अब मेरा कोड देखना कितना, अभी आपको लगना कोड इतना बड़ा कर दिया आपने, सिर्फ ऐड लिखना था, अब देखो कोड कितना शॉर्ट हो गया, देखते जाओ। अब मैं ऐप में आया, ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं बची, ऐड की ज़रूरत भी बची है, इसका भी कहीं और से आना चाहिए अगर देखा जाए तो, cal.add। देखा जाए तो ऐप की ज़रूरत भी अभी फिलहाल खास नहीं है हमें, और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी लाइन मैंने एडिशनल लिखी हुई है फिलहाल, क्योंकि एक होनी चाहिए ये ना, कैल में आए। अब कैल को ज़रूरत है इसकी वाली की, इसको भी ज़रूरत नहीं, हो गया 2 लाइन का कोड। यहाँ पर आए, यहाँ पर भी 2 लाइन का कोड हो गया, सिंपल कोड हो गया, कोई इसमें लग रही है कॉम्प्लेक्सिटी आपको कोड में। यहाँ पर आपके टेस्ट केस लिखते हैं, एक से ज़्यादा टेस्ट केस लिख सकते हैं, यस। रिजल्ट को मैं करता हूँ रिजल्ट 1, इस लाइन को कॉपी करता हूँ मैं। हम बोल रहे हैं भाई हमारा दिल मान नहीं रहा 2 + 4 से, हम तो करेंगे 0 + 0। सही, अभी कर लेते हैं। 0 + 0 क्या बनता है, 0। एक टेस्ट केस और लिखते हैं, माइनस वाले भी लिखते हैं, -2 -2 आ गया, -2 आ गया, क्या बना, -4। यहाँ वैलिडेशन में क्या लिखेंगे, -4। टेस्ट केस 3 लिख लिया मैंने, मतलब अगर ये 3 चल गया तो मतलब एडिशन सही है, माइनस में चल रहा है, 0 पे चल रहा है, प्लस तो सही होगा ना। चलाएं इसको, चलाते हैं पाइटेस्ट, चल गया, पास है। फंक्शन में चेंजेस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, प्लस को हटा के, प्लस का फंक्शन था, हमने डिवाइड लगा दिया। टेस्ट केस किस पे लिखा हुआ है, प्लस के ऊपर लिखा हुआ है। टेस्ट केस पास होगा फेल होगा, टेस्ट केस चलाया फेल हो गया, क्या आ रहा है वैल्यू 0.5, ऐसा तो आनी चाहिए, जो 2 / 4 आ गई। आपको क्या चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि कोड है, अपना कोड कैसे लिखता है टेस्ट केसेस के साथ, ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस। और ये भी मैंने आपको मार्केट की 0.1% बेस्ट प्रैक्टिस बताई है। अभी भी आपने 1% तक पहुंचना है, एज अ स्टूडेंट आप 1% तक पहुंचो, मार्केट आपको बाकी % तक पहुंचाएगी। अभी जो मैंने आपको सारी बताई है बेस्ट प्रैक्टिसेस, आज ये 0.1% अभी भी इतनी बड़ी आपकी नहीं दुनिया और समंदर। अब फायदा क्या हुआ इससे, क्या फायदा हुआ टेस्ट में, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। फंक्शन में काम करो, टेस्ट चलाओ और एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। अब इस फंक्शन को कोई गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे ये टेस्ट केसेस हर कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे हैं। वो बोल सकता है इसको गलत, ये इस पर इंटरव्यू में मुझे हायर करेगा नहीं करेगा, अब तो नहीं बोलेगा कि आप यूट्यूब के डेवलपर हो, अब तो नहीं बोलेगा ना, बताए। अब आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें सर आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगे, अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई है। और मेरे पास ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, अब आपसे जब भी आप कोई कोडिंग और डेवलपमेंट करोगे, आपने टेस्ट केस लाजमी लिखने हैं। दोबारा क्या करना है, जब भी कोडिंग करोगे टेस्ट केस लाजमी लिखने। रीज़न, बेस्ट प्रैक्टिस, एफिशिएंसी, कोड अच्छा होना चाहिए भाई। अब जो मैंने आपको बताया था कि पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, कोड की ब्यूटी, कोड दिखने में अच्छा होना चाहिए, पैराडाइम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये अगर है तो हाई लेवल का फायदा ही है। हाई लेवल के अंदर ये थोड़ी मैं मेमोरी में जाके मेमोरी चेक कर रहा हूँ कितनी जा रही है, 0.1% मेमोरी बचा ली मैंने,
वो तो 2 GB रैम बढ़ा लेगा, उसकी क्या टेंशन क्या है। जहाँ कंपनी ने आपको 6 लाख सैलरी दे दी, वहाँ उसको 2 GB रैम बढ़ाने का मसला है नहीं ना। हाँ, अगर कोड बिल्कुल ही ख़राब लिखा तो मसला है, फिर वो किसी और को देगा सैलरी, वो आपको नहीं देगा। कॉन्सेप्ट समझे, ये हमारा कॉन्सेप्ट। अब आपका क्विज जो भी होगा वो इन कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता है, दूसरी चीज़ों भी हो सकता है। हमने मॉड्यूल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बाकी सर आपको पढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, मैं 1 वीक के नहीं आया हूँ और मेरे पास सिर्फ आज ही की क्लास है आपसे बात करने के लिए, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं, शायद मैं दोबारा आऊँ तो बहुत टाइम बाद। और मुझे सर जी ने आते ही ना एक टॉपिक दिया, सर ने कहा यार अमीन आप क्लास में जा रहे हो ना, तो आपने ये वाला टॉपिक स्टूडेंट को कराना है, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप करवा सकते हो और आपके जाने से फ़ायदा होना चाहिए क्लास में। इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है, ये टॉपिक अगर आपकी जानने वाला कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है, आप कर रहे हो ना, डेवऑप्स पे सर्च कर रहे हो, ये टॉपिक के ऊपर जो आज मैं आपको नॉलेज दूंगा 15 मिनट मुझे लगेंगे, ईमानदारी से बता रहे हैं $1 मिलियन की नॉलेज होगी। आप फ्यूचर में जाओगे ना मार्केट में, आप पूछ लेना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब इस टॉपिक मुझे बताएं कितने लोग आप में से 15 मिनट इस टॉपिक के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं। माशाल्लाह। अब थोड़ा सांस ले लें। अब थोड़ी देर के तरीके क्या क्या होता है पढ़ने का। पाइथन वो एप्लीकेशन कहाँ चल रही है, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे कोई एप्लीकेशन चलने के लिए उसको कितनी पावर चाहिए, एटलीस्ट 3 पावर। कौन कौन सी पावर, कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड नेटवर्क। अगर ये 3 चीज़ें किसी लैपटॉप के पास है, उस पर पाइथन का कोड चलेगा आपका कॉन्सेप्चुअली। अगर मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर रैम और नेटवर्क है, मैंने पाइथन का कोड चलाया, उसका लिंक मैंने आपको दिया, आप चला सकते हो। कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, हमने लिंक दिया, चलेगा। वो लिंक कहाँ चल रहा है मेरे लैपटॉप में, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट से। इंटरनेट से पाइथन का कोड आपने लिखा, मैंने अपने लैपटॉप में चलाया, मैंने लिंक आपको दे दिया। अब आप ये लिंक कैसे इस्तेमाल करो, इंटरनेट से, और वो चल के आ रहा है मेरे लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में कैसे चल रहा है, क्या है मेरे लैपटॉप में, कंप्यूटेशन है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, जल्दी से चल रहा है। रात में अगर इस लैपटॉप को मैं बंद कर देता हूँ तो आपका लिंक काम करेगा नहीं करेगा, इंटरनेट तो है आपके पास, चल जा रहा है, वही बंद हो गया। इसी को तो हम सर्वर बोलते हैं। इसी लैपटॉप को मैं सर्वर बोल रहा हूँ ना, सर्वर का डेफिनेशन भी है, कंप्यूटर बोल रहे हैं, सर्वर बोल रहे हैं, एक ही बात है फिलहाल, बाद में हम देखेंगे। अब मुझे ये बताया, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लिंक आपको पास चलता है जब तक लैपटॉप खुला हुआ। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन चलानी है, सिर्फ इनको टेस्ट करानी है, तो लैपटॉप की हद तक सही है। अगर पूरी दुनिया मेरी एप्लीकेशन को चलाए तो सही चलेगा, लैपटॉप पे चलाऊँ। मुझे कोई कंप्यूटर 24 घंटे चलाना पड़ेगा, उसमें पाइथन का कोड चलाऊँगा। अब 24 घंटे में खरीदूँ, चलाऊँ, 10 महीने, मैंने क्या करा, मार्केट में कुछ सर्विस है जो रेंट के ऊपर कंप्यूटर देती है, उसका मतलब रेंट पर सर्वर दे रही है। 3 नाम है, कंप्यूटर, दूसरा नाम है सर्वर, तीसरा नाम है इंस्टेंस। तीसरा नाम क्या है, इंस्टेंस। क्या नाम है, बाकी लोग क्या नाम है तीसरा, इंस्टेंस। अभी हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं। हमने किसी से कंप्यूटेशन पावर बोलते हैं, ताकि आसानी, हमने किसी से कंप्यूटेशन पावर रेंट पे खरीदी, उसने हमें दी, हमने वहाँ पर पाइथन का कोड चलाया। फ़ायदा क्या है, 24 घंटे चलेगा। अगर वो मैं लिंक किसी को भी दूँ, एक्सेस होगा उसके पास, बिल्कुल होगा लिंक एक्सेस। एक्सेस किसके थ्रू होगा, इंटरनेट से, चल के आ रहा होगा उसके कंप्यूटर। तो इसका मतलब आपका जो इंटरनेट है उसका कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में, तो जब भी तो वो चल रहा है। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो एप्लीकेशन 4 लोग चला रहे हैं, अब आप कौन सा समझना, कंप्यूटर में सीपीयू होता है। अगर इंटेल का 2 सॉकेट वाला सीपीयू होता है तो एक सीपीयू एक टाइम पे 2 काम कर सकता है। क्या कर सकता है, एक टाइम पे 2 काम कर सकता है एक सीपीयू। अगर मेरे लैपटॉप में एक सीपीयू है तो एक टाइम पे 2 काम करे, इंटेल का 2 सॉकेट का सीपीयू है। अभी हल्का आसान समझते हैं, एक सीपीयू एक टाइम पे 2 थ्रेड चला रहा है। 2 थ्रेड मतलब 2 काम कर रहा है। थ्रेड मतलब चैट का थ्रेड नहीं होता हमारा व्हाट्सएप पे, सही है। तो इस मतलब एक टाइम में 2 लोगों को जवाब दे रहे हैं, 2 थ्रेड चला रहा है। अभी हम उस पर नहीं जाते थ्रेड क्या होता है। एक सीपीयू एक टाइम पे कितने थ्रेड चला रहा है, 2। अगर मेरे पास 4 सीपीयू हैं, कितने लोगों का काम एक साथ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 8 लोग आए, मेरे पास 4 सीपीयू में काम हो जाएगा। अगर मेरे पास 12 लोग आए, मुझे क्या करना पड़ेगा, सीपीयू बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो आप बढ़ाने और कम करने को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग। क्या बोलते हैं, इस क्लास में 200 लोग बैठे हैं, सपोज 500 लोग बैठे हैं, मुझे 1000 लोग बैठाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, 500 की और मज़ीद सीटें बढ़ा लूँगा। तो मैंने क्या करा, स्केल अप। क्या करा, अगर क्लास में 1000 सीटें हैं, स्टूडेंट 100 बैठे हुए हैं, सीटें हटाऊँगा ना, क्या ज़रूरत, ऐसे ही ख़त्म करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, स्केल डाउन। सपोज कर लें अब मैं स्केल अप कर रहा हूँ,
एक टाइम ऐसा आया, मैंने अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ाई, सीपीयू बढ़ाया, रैम बढ़ाई, एक टाइम आगे लिमिट हो गई, सीटें लगाते लगाते मार्क ही खत्म हो गई। अब हम क्लास में बिठा सकते हैं किसी को? अब हमें क्या करना पड़ेगा? और स्टूडेंट खड़े में दूसरी मार्क की बनानी पड़ेगी। वो जो दूसरी मार्क की होगी वो भी तो स्केलिंग हो रही है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में स्केलिंग हो रही है? हॉरिजॉन्टल स्केल हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मतलब मार्की दूसरी लगानी पड़ी। दूसरी मार्की का मतलब स्टेज, बोर्ड, माइक, टेबल, स्पीकर, हर चीज़ आएगी, ऐसा ही ना। इसके जब हम इसी मार्की में सीटें बढ़ाए थे, खाली सीट लग रही थी, दूसरी मार्की मतलब सारी चीज़ें दूसरी आएंगी, मतलब पूरा कंप्यूटर नहीं है। तो सर्वर में भी यही होता है कि एक सर्वर आया, उस सर्वर के पास सीपीयू है, लोड आया, लोगों की रिक्वेस्ट आई, इसने काम करा, और रिक्वेस्ट आई, काम करा, और एक टाइम पे आया फुल हो गया, हमने बढ़ा दिया। हमने कौन सी स्केलिंग करी सर्वर के अंदर बढ़ाने को? सर्वर के अंदर बढ़ाने को वर्टिकल, ऐसे बोला वर्टिकल, ऐसे करा हॉरिजॉन्टल। तो सर्वर के अंदर रैम बढ़ाई, सीपीयू बढ़ाया, क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग। बढ़ाया तो क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग। आप कम करा तो क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग डाउन। एक टाइम पाया सर्वर की लिमिट खत्म, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, क्लास फुल हो गई, क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो इस तरह हम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 मार्कें बनाने। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? स्केलिंग। स्केलिंग क्यों करनी पड़ती है? लोड आया। लोड क्या? ट्रैफिक। हमारी मार्केट में लोड और ट्रैफिक को क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज होता है टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड। क्या यूज होता है? टीपीएस की फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन पर सेकंड। क्या है? ट्रांजैक्शन पर सेकंड का मतलब है एक टाइम पे मैं एक बंदे का काम कर रहा हूँ। 1 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है? एक सेकंड में एक बंदे का पूरा काम करके दे रहा है। 10 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है? एक सेकंड में 10 बंदों का काम करके दे रहा है। अब कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसने बताया इस एप्लीकेशन में 100 लोग एक साथ आएंगे, तो मैंने कहा कितना लोड हो गया? 100 लोग आएंगे, 100 लोग 100 टीपीएस हो गया। लॉजिक में अभी आपको बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल, सिर्फ आपके माइंड में बैठ गया और कुछ नहीं। 100 टीपीएस हो गया, 100 लोग एक साथ 100 टीपीएस। अब मुझे हार्डवेयर कितना लगाना है? उसी हिसाब से लगाना है। 100 काम करने के लिए कितने सीपीयू चाहिए? 50 चाहिए। अभी हम हाई लेवल समझ रहे हैं, रैम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर मिलियंस का लोड हो फिर क्या करिए? हज़ारों सर्वर, लाख, सैकड़ों सर्वर, सैकड़ों उसमें चीज़ें, सैकड़ों वो। अब मुझे बताइए इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कौन करेगा? मैनेजर चाहिए ना, मैनेजमेंट के लिए। इस मैनेजमेंट को मैनेज करेगा, पहले मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, CNCF। क्या नाम है? एक बार रिपीट करें, क्या नाम है? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की मैं प्रोजेक्ट ओपन कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं सॉल्व करके आया, इसके कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मुझे मिलता है, किस नाम से? इसका काम क्या है? सॉरी, कहाँ चले गया? इसका काम क्या है? स्केड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जो आपने देखा ना, गिटार एक डंडा लेकर सबको गाइड कर रहा था, गिटार बजा रहा है, एक म्यूजिक बजा रहा है, एक ढोल बजा रहा है, एक पियानो बजा रहा है, और एक सब उसके हाथ देख रहे होता है। वो हाथ से जो इशारा करता है वो उसी हिसाब से अपनी टून सेट करता है। ऐसे ही होता है ना, वो ऑर्केस्ट्रा होता है, मतलब वो मैनेजर है, वो सबको गाइडलाइन दे रहा है। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको सारी अभी प्रॉब्लम्स बताई हैं या सारे काम बताए, इस काम की मैनेजमेंट कौन करेगा? कुबरनेटिस। उस काम के मैनेजमेंट का नाम क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन। क्या नाम है? ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तुम वहाँ जाओ, स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट को तो एक को उधर बिठाया, 4 को उधर बिठाया, देखा है फुल हो गया, इसको वहाँ भेजो। टीचर आ रहे हैं, टीचर को वहाँ भेजा, कहीं पर माइक खराब हो गया, बताया फिर माइक लगवाओ, सारी मैनेजमेंट चल गई। तो इस मैनेजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्केस्ट्रेशन। क्या नाम है? नाम एक बार रिपीट करें, ऑर्केस्ट्रेशन। दूसरा आसान हुआ बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन मास्टर है? कुबरनेटिस एक टूल है, इस तरह का और भी टूल हो सकता है। इस टूल की दुनिया में इतनी हाई डिमांड है, इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है, ये बहुत सालों से हाई डिमांड है, और अभी तक इसकी शॉर्टेज है लोगों की। हर जगह ये कुबरनेटिस चलता है, हर जगह जहाँ पे आप जाएंगे आपको कुबरनेटिस मिलेगा। और जब ये टूल नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने पढ़ना शुरू करा था, इसका सिलेबस आया था, इसके लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी थी, उसके ऊपर वर्ड यूज़ हुआ था गेम चेंजर। इतने आगे काम ही आसान कर दिया ना, इतनी बड़ी मैनेजमेंट संभालना है, और क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, इसको चलाना भी एक हडल होता है, इतना आसान नहीं है। तो जब ये सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने सबसे पहले सर्टिफिकेशंस करी थी, मतलब जो इनिशियल लोग थे, उस इसमें स्टार्ट में, तो ये फर्स्ट सर्टिफिकेशन में से थी कुबरनेटिस। इस
पर डेट भी लिखी हुई है। लेकिन इसकी अभी तक डिमांड है, अभी तक। और अभी आने वाले टाइम में भी एआई आई है ना, एआई ने कितना जान लगाई है मार्केट में आने के लिए, सबको रिप्लेस, ये वो शोर मचा दिया। एआई के आने से पहले भी और एआई के आने के बाद भी एआई इस टूल के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसकी रीज़न ये है कि चलेगा हर चीज़ तो सर्वर पे ना, सर्वर को मैनेज कौन करेगा? इसी के थ्रू करवाएंगे ना, इतनी बड़ी चीज़ बन गई, इसी के थ्रू करवाएंगे, इतनी सारी चीज़ आ रही हैं, इतने लोग बैठ रहे हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है क्लाउड नेटिव का। कुबरनेटिस बोलता है मेरा काम है मैनेजमेंट का, काम करने का नहीं है। मतलब जो पढ़ाएगा वो कौन, मतलब जो क्लास में है पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला कोई और है, मैनेजमेंट कुबरनेटिस संभाल रहा है। इसका मतलब ग्राउंड पर वर्किंग कोई और कर रहा है, ग्राउंड में जो खेल रहा है वो कोई और है, कुबरनेटिस मैनेजमेंट संभाल रहा है। अब ग्राउंड पे तो वो नहीं आएगा ना कभी। तो जो ग्राउंड पर है वो कौन है? कंटेनर। क्या है? एक बार रिपीट करें, कौन है ग्राउंड पे? तो कुबरनेटिस अगर बाय डेफिनेशन देखें किनको मैनेज कर रहा है? कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है। कंटेनर बनते हैं डोकर में, कुबरनेटिस करता है ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनर चलाता है डोकर। तो अभी हम डोकर को बोलते हैं, अभी हम कंटेनर को कंटेनर रखते हैं, अभी हमें ज़रूरत नहीं है डोकर को सोचने। कुबरनेटिस क्या कर रहा है? ऑर्केस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, और एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? कंटेनर। तो कुबरनेटिस किसको मैनेज कर रहा है? कुबरनेटिस किसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है? कंटेनर्स को। अब आप कहेंगे मैंने पाइथन का कोड लिखा, ये लोग कंटेनर पे चला दो, कुबरनेटिस पे चला दो, कंटेनर से बना दो, कुबरनेटिस पे चला दो, आसान। अब एक मसला है, क्लाउड की डेफिनेशन क्या है? क्लाउड की डेफिनेशन क्या, अभी जो मैंने आपको बताई, एक रैंट पर हमने सर्वर लिया। अब जो रैंट पर हमने सर्वर लिया वो कहाँ मौजूद है? इंटरनेट पर मौजूद है, और वो किसी भी लोकेशन पर है, कहीं अमेरिका में रखा हुआ, पाकिस्तान में, कहीं। ये जो लोकेशन डायनेमिक है, मतलब मैंने क्लाउड का मतलब क्या है? ये मेरा कंप्यूटर कहाँ रखा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रखा हुआ है और आपके लिए एक्सेसिबल है, बस ये काफ़ी है। क्लाउड का मतलब क्या है? रखा हुआ कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रखा हुआ और आप एक्सेस कर सकते हो, ये काफ़ी है। तो मतलब कहीं भी रखा हुआ है, अमेरिका में रखा हुआ है, कनाडा में रखा हुआ, पाकिस्तान में, या इसकी कॉपी रखी हुई है। मेरा भाई एक कंपनी है, उसने अमेरिका में भी रखा, पाकिस्तान में भी रखा, उसकी मर्जी, उसका काम है। इसको इस कॉन्सेप्ट से वर्ड आता है क्लाउड का, ठीक? वो कहीं भी क्लाउड पे रखा हुआ है। क्लाउड मतलब हम बोल रहे हैं कहीं आप बादलों में रखा हुआ, मतलब कहीं रखा हुआ। और कंप्यूटिंग जो अभी मैंने आपको बताया, कंप्यूटिंग मतलब पावर प्रोसेसिंग। तो जब कोई कंप्यूटिंग मतलब कोई ये चीज़ बोतल क्लाउड पर रखी है तो कंप्यूटिंग नहीं हुई ना। अगर लैपटॉप जैसी चीज़ क्लाउड पर रखी, मतलब कहीं पर रख के किसी को सर्विस दी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब आपस में कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्ट है, वहाँ कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, इसकी कनेक्टिविटी को हम कंप्यूटिंग बोलेंगे। तो ये कंप्यूटिंग मतलब वो कंप्यूटेशनल पावर जो है वो आपको प्रोवाइड करी जा रही है अलग अलग जगहों से। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब? ज़बरदस्त। पहली बार में क्लाउड कंप्यूटिंग मुझे 2 साल तक समझ में आया था इसका वर्ड। अब आते हैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया। नेटिव कंप्यूटिंग क्या है? नेटिव का पता है? नेटिव दरख्त होते हैं, मतलब पाकिस्तान के अपने नेटिव। वो एक होता है हम ना बीज अमेरिका से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है वो चेंज हुआ होता है, तो ये हाइब्रिड होते हैं। उसका जो क्या बोलते हैं एक्चुअली में ओरिजिन चेंज हुआ होता है। दूसरे नंबर पे एक होता है हमारा अपना बीज, हमारा अपना नेटिव, हमारा नेटिव दरख्त, मतलब हमारी ज़मीन का अपना दरख्त, उसको क्या बोलेंगे? नेटिव। मतलब जहाँ पर है वहीं पर हुआ है, वहीं पर बड़ा हुआ है, अलग से नहीं आ रहा, नेटिव बोलेंगे उसको। जैसे जो कराची के लोग हैं हम बोलते हैं ना कराची लोकल, तो कराची नेटिव बोल सकते हैं आप, सही है ना? अब ये लोग कहते हैं अगर आपने अपना कोड कुबरनेटिस पर चलाना है तो आपने कोडिंग करने के बाद ये डिसीजन नहीं लेना, ये डिसीजन कोडिंग करने से पहले होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कुबरनेटिस पर चलाना तो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग होगा, कि आपका कोड बनेगा ही उसी के हिसाब से कि इस पर चलना है। समझ रहे हैं कि अगर आपने ट्रेन की पटरी पर चलना है तो ट्रेन को पहले ट्रेन बनने से पहले पता है ट्रेन की पटरी पर चलेगी, उसको बनने के बाद पता लगा, पहले से पता है। तो क्लाउड नेटिव का मतलब है जब एप्लीकेशन बनेगी उसको बनने से पहले पता होगा मुझे यहाँ चलना है, तो इसी के हिसाब से बनेगी, मैं इसी के हिसाब से बनेगी। उसको पता होगा यहाँ चलना है तो वो ट्रेन बनी, ट्रेन को पता है मुझे फाटक पर चलना है, तो उसने अपना आपको इसी हिसाब से डिज़ाइन करा। अब ट्रेन वाले को पता ही नहीं कहाँ चलना, उसने देखा सारे वैसा करो, उसने इतनी बड़ी ट्रेन बना दी, बाद में पता लगा या तो ट्रैक पर चलना हो तो चल ही नहीं सकती, बेकार हो गया ना बनाना। बनाने से पहले पता होना चाहिए कहाँ चलेगी, तो ये है बोलते हैं क्लाउड नेटिव।
ये जो कंपनी है ये क्या करती है, क्लाउड नेटिव का टूल देती है ताकि बनाने से पहले आप इसका टूल यूज़ करो और अपनी चीज़ को नेटिव बनाओ, मतलब जहाँ पर चला रहे हो वहीं वो हो भी वहीं की, ऐसा नहीं हो कहीं और से आई और आगे चल गई, वहीं की बनी हुई चीज़ हो। तो आप लोग डेवलपर हैं, आप लोग कोडिंग करते हैं, आप लोग चीज़ों को स्केच से बनाते हैं, स्केच से बनाते हैं ना। तो मुझे ये बताएं क्लाउड नेटिव फील्ड आपकी हुई या उसकी हुई जो क्लाउड पर चलाएगा? आपकी हुई, क्योंकि आपने तो सोचना, अगर आपने सोचा तो वो तो चलेगी नहीं। तो इसका मतलब आप एज अ डेवलपर, आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, आगे जाके हम आपको कंटेनर बनाना सिखाएंगे। जब हम आपको कंटेनर बनाना सिखाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे ये क्लाउड नेटिव है और ये हम आपको इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको कुबरनेटिस को दो और कुबरनेटिस इसको क्या करें, मैनेज करें, क्या करें, ऑर्केस्ट्रेट करें। तो आप एज अ डेवलपर आपने ये सर्टिफिकेशन भी करनी होगी, तो आपने ये सीखना भी होगा और आपने ये देखना होगा जो आपका कोड है वो क्लाउड नेटिव हो और वो कुबरनेटिस पर चलने के लिए पहले कंटेनर पर चले, फिर वो कंटेनर कुबरनेटिस चलाए। समझ गए? तो ये आपका पार्ट ऑफ लर्निंग होगी जो हम आपको करवाएंगे आगे जाके। आप लोग अभी पढ़ लो पाइथन, पाइथन का यूज़ केस समझो। पाइथन का यूज़ केस क्या है? पाइथन का इस्तेमाल होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चल रही है, समझ में आ रहा है। पाइथन रोबोट में चलती है, आपने ड्रोन देखा उड़ते हैं ऊपर, उसमें भी आप पाइथन, उसमें रोस इंस्टॉल हुआ होता है, ROS रोस, उस पर पाइथन चलती है। आपने कोई हैवी इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल रोबोट्स अभी न्यू आए जो आर्मी यूज़ कर रही होती है, वो देखें जो ड्रोन उड़ रहे होता है, वो रोस 2 यूज़ कर रही है फिलहाल, उसमें भी पाइथन चल रही है। रोबोटिक्स, कोई भी रोबोट हो, ह्यूमैनॉइड हो या ह्यूमैनॉइड नहीं हो, उसमें भी पाइथन चल रही होती है। NVIDIA आइजैक सबसे बड़ी रोबोटिक्स की आपके पास सिम है, वो भी पाइथन यूज़ कर रही होती है। इसके अलावा डेटा साइंस दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है जिसको कभी रिप्लेस नहीं होना, वो भी पाइथन यूज़ कर रही होती है। डेटा एनालिसिस, डेटा, इसके अलावा ETL, इसके अलावा हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की मार्केट है, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें मैं हूँ, नेटवर्किंग पाइथन यूज़ हो रही होती है, ऑटोमेशन पाइथन यूज़ हो रही होती है, डेवऑप्स में पाइथन यूज़ हो रही होती है, बैकएंड फास्ट API सबसे बड़ा फ्रेमवर्क अभी जो चल रहा है पाइथन पे चल रहा है, Django, फ्लास्क जो पुराने फ्रेमवर्क सब पाइथन पे चल रहे हैं। हैकिंग भी पाइथन पे हो सकती है। इसके अलावा जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जो हाई लेवल एडवांस लेवल पे जाके ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे करते हैं, वो भी पाइथन के ऊपर कोड लिखते हैं। तो पाइथन की कितनी वर्सटाइल यूज़ केस है, खाली पाइथन ही कितनी सारी जगह चल रही है। मतलब उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं आइडेंटिटी के, वहाँ भी पाइथन चल रही है, डीप लर्निंग पे भी पाइथन है, हर जगह पे आपको पाइथन मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर लिखा है ChatGPT का, ChatGPT जिसके थ्रू सवाल और जवाब देता है, ट्रांसफॉर्मर है, वो भी पाइथन पे लिखा हुआ है। इसका मतलब पाइथन की वर्सेटिलिटी देखना आप कितनी वर्सेटाइल है। तो आप अगर पाइथन जानते हैं तो आप इसीलिए हम कह रहे हैं पाइथन के डेवलपर पहले बने, बाद में दूसरी चीज़ें पढ़ें। आपको पाइथन टॉप आनी चाहिए और आप अभी से ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च करना शुरू कर दें जो पाइथन बहुत अच्छी पाइथन पढ़ाने, पाइथन के इंटरव्यू ले रहे हैं या पाइथन के कोडिंग चैलेंज दे रहे हैं। मतलब आपने कोई ढूंढना है कौन सी कंपनी पाइथन का इंटरव्यू ले रही है, कोडिंग चैलेंज दे रही है, प्रैक्टिस दे रही है, असाइनमेंट दे रही है। मैं किसी तरह ना किसी को पाइथन का इंटरव्यू देता रहूँ, कोई पार्टिसिपेशन में चले जाऊँ, कोई स्पीड कॉम्पिटिशन में चले जाऊँ, वहाँ से आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज। तो अभी से ढूंढना शुरू कर दें ऐसी जगहें जो पाइथन का इंटरव्यू लेके कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपकी प्रोडक्शन लेवल की स्किल होनी चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे SpaceX के डेवलपर के साथ बैठ के काम करना है या उसको इंटरव्यू देना है। ये आपका लेवल होना चाहिए। ये लेवल कब होगा? जब आपके कोड ब्यूटीफुल होगा, साफ सुथरा होगा, दिखने में अच्छा होगा। सन 2000 वाला कोड लिखा हुआ सन 2025 यूज़ कर सकता है। अगर सन 2000 में सर अली जवाद ने कोड लिखा, उसी कंपनी में मैं 25 साल बाद गया, मुझे सर अली जवाद का लिखा हुआ कोड कहीं इस्तेमाल करना है, तो ये नहीं मैं बोलूँ मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं बोलूँ मैं वही यूज़ करूँगा, मुझे इतना ज़बरदस्त कोड लिखा हुआ। ये कोडिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। 2025 का लिखा हुआ कोड 2050 में भी यूटिलाइज हो सके। 2050 में आने वाला अगर बोले भाई इसको मिटाओ दूसरा लिखो, तो 25 साल में उसको मिटाने की वजह पता नहीं कितनी चीज़ें मिटानी पड़ जाएंगी, मसला हो जाएगा। तो कोडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आपका सारा यूज़ केस है। अब एक चीज़ देखें, ये आपके सामने एक आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें लिखी है? पहली चीज़ लोगो कौन सा है, दूसरा लोगो कौन सा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ओपन एजेंट SDK है। इसके बाद क्या है? ये हम एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसके थ्रू पाइथन में API बनाते हैं। सर अशारी ने रमजान नाइट में करवाया था। ये डॉगर, ये क्या है? कंटेनर। ये कौन है? क्लाउड नेटिव। मतलब हमारे कोड को क्लाउड नेटिव बनाएगा ताकि वो कहाँ चल सके, कहाँ चल सके? जहाँ पे कंटेनर की सपोर्ट है, आसान ज़बान में। ये एक साइडकार कंटेनर है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, हम बाद में पढ़ेंगे। MCP सर्वर मतलब एक सेंट्रलाइज आपके इंडस्ट्री, आपके पास डेटा है ना, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपके मोबाइल में, आपने किसी दोस्त को बताया हुआ है, इतनी सारी जगह डेटा बिखरा हुआ है ना। कंपनीज के पास क्या होता है? डेटा हज़ारों जगह होता है, डेटा बेस में रखा हुआ रखा हुआ है। तो वो एक कॉमन सर्वर बनाते हैं, वहाँ पे सारा डेटा एक जगह पे लाके गैदर करते हैं, डेटा पॉइंटर्स,
और उसको बोलते हैं MCP सर्वर। सिंपल है, कुबरनेटिस है। अब आप जो कुबरनेटिस सीखेंगे ना, आप कुबरनेटिस चलाएंगे कहाँ पर? आप चलाएंगे इस सर्विस को पर, एज़्योर कंटेनर ऐप्स। ये एज़्योर क्लाउड की सर्विस है। ये कुबरनेटिस पहले से बनी बनाई आपको प्रोवाइड करेगी। आपने बस क्या करना है, कोड लिखना है, कंटेनर में रखना है और एज़्योर कंटेनर ऐप पे जाके चलाना है। एज़्योर कंटेनर ऐप एक्चुअली में कुबरनेटिस इस्तेमाल करेगी। गॉट इट? तो ये टॉपिक था जो हमने 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा टॉपिक था। और सर आपने कुछ ऐड करना है? तो थैंक यू सो मच क्लास। क्विज की तैयारी करना, पाइथन वर्ल्ड बेस्ट पाइथन डेवलपर आपने बनना, शॉर्ट टारगेट है इंशाल्लाह।